आज का टॉपिक है गुप्त एवं गुप्तोत्तर समाज। पिछली क्लास में हमने मौर्य और मौर्योत्तर साम्राज्य का पूरा क्वेश्चन कर लिए थे, जो 249 तक थे। इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं 250 नंबर क्वेश्चन से। इसमें बोला है गुप्त काल के दौरान गुप्त सेना के सेनापति को क्या कहा जाता था। चलिए गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग में चलते हैं। कल्पना कीजिए समय है चंद्रगुप्त द्वितीय का, इसे विक्रमादित्य बोलते हैं। पूरा गुप्त साम्राज्य अपनी शक्ति के शिखर पे है। राजधानी से युद्ध का संदेश आता है। हजारों सैनिक मैदान में खड़े हैं। हाथी तैयार हैं। घुड़सवार अपनी तलवारें निकाल चुके हैं। पैदल सेना युद्ध के लिए पंक्तिबद्ध है। सबकी नजर एक व्यक्ति पे है, जो राजा के बाद पूरी सेना का सबसे बड़ा अधिकारी है। जैसे ही वह आदेश देता है, पूरी सेना एक साथ आगे बढ़ जाती है। उस अधिकारी को कहा जाता है महासेनापति। बात आती है गुप्त साम्राज्य में सेना कैसे संगठित थी। तो ये गुप्त साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था। इतने बड़े राज्य की रक्षा के लिए एक मजबूत सेना आवश्यक होती थी। सेना का सर्वोच्च प्रमुख स्वयं राजा होता था, लेकिन राजा हर युद्ध में स्वयं उपस्थित नहीं रह सकता था। इसलिए उसके बाद सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी होता था महासेनापति। यही पूरे सेना का संचालन करता था। सेनापति केवल युद्ध नहीं लड़ता था, उसकी जिम्मेदारियां थी। सेना का नेतृत्व करता था, सैनिकों की नियुक्ति, युद्ध की रणनीति बनाना, सीमाओं की सुरक्षा, आवश्यकता पड़ने पर स्वयं युद्ध का नेतृत्व करता था। इसे कई अभिलेखों में महादंड नायक भी कहा गया है। गुप्त सेना के चार प्रमुख अंग थे। हस्ती सेना, जो हाथी पे सेना जाती थी। अश्व सेना, जो घुड़सवार से लड़ती थी। पदाति सेना, जो पैदल पैदल जो सेना चलती थी। रथ सेना, जिनका जो युद्ध रथ से करते थे, उसको रथ सेना बोलते हैं। हालांकि गुप्त काल में युद्ध में घुड़सवार सेना का महत्व पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सेनापति। गुप्त का प्रशासन देख लेते हैं हम लोग। अगर हम राजा की बात करें तो राजा क्या होता था, उसका कार्य होता था सर्वोच्च शासक और सेना का सर्वोच्च प्रमुख होता था। और महासेनापति का जो कार्य होता था, सेना का प्रमुख होता था। महादंड नायक जो होता था, वो उच्च सैन्य अधिकारी। मतलब कई अभिलेखों में इसे महासेनापति के रूप में भी प्रयुक्त किया गया है। संधि विग्रहिक का जो होता था, वो होता था युद्ध और संधि का मंत्री होता था ये। इस क्वेश्चन को मेमोराइज अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे। आप कल्पना कीजिए कि राजा युद्ध भूमि में खड़ा है। वह अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी से कहता है, आज पूरी सेना तुम्हारे हाथ में है। वह अधिकारी ऊंची आवाज में आदेश देता है, पूरी सेना एक साथ आगे बढ़ती है। वह है महासेनापति। ओके, याद रखिएगा, महा प्लस सेना प्लस पति, यानी सेना का सबसे बड़ा अधिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 251। 251 है कि गुप्त काल में उद्रंग शब्द का तात्पर्य क्या था। चलिए गुप्त काल के एक गांव में चलते हैं। कल्पना कीजिए कि आप गुप्त साम्राज्य के एक किसान हैं। आपकी गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है। कटाई पूरी होने के बाद गांव का राजकीय अधिकारी आता है। वह खेत का निरीक्षण करता है और कहता है, राज्य की सुरक्षा, सिंचाई और प्रशासन चलाने के लिए उपज का एक हिस्सा राजकोष में देना होगा। यही भूमि के लिए जाने वाला कर कहलाता था, जिसको उद्रंग बोलते थे। अब बात आती है गुप्त काल में भूमि कर इतना महत्वपूर्ण क्यों था। देखिए, गुप्त समाज की अर्थव्यवस्था का आधार ही कृषि थी। उस समय उद्योग और व्यापार भी थे, लेकिन राज्य की सबसे बड़ी आय किसानों से मिलने वाली भूमि कर था। इसी कर से सेना का खर्च चलता था, अधिकारियों का वेतन मिलता था, सड़कों और सार्वजनिक कार्यों का निर्माण होता था, प्रशासन संचालित होता था। इसलिए भूमि कर गुप्त शासन की आर्थिक रीढ़ था। अब बात ये आती है कि उद्रंग क्या था। जिन्होंने ऊपर बात की उद्रंग, वो क्या था। देखिए, उद्रंग गुप्त काल में भूमि कर के लिए प्रयुक्त शब्द था। इतिहासकारों के अनुसार किसान अपनी उपज का लगभग 1/6 से 1/4 भाग राज्य को कर के रूप में देते थे। यह कर अभी अनाज के रूप में और कभी नकद भी लिया जाता था। ओके, एक बात और यहाँ आती है कि विष्टिकार क्या था। एक आता है यहाँ इसी में, विष्टिकार। इसको विष्टि या विष्टिकार, इसका अर्थ होता है वेगार, है ना, पोस्ट लेबर, यानी राज्य के लिए बिना मजदूरी के काम करना। उदाहरण के लिए जैसे हम बता सकते हैं सड़क बनाना, किला बनाना, ना, राजकीय कार्य करना। इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग कि उद्रंग आए तो भूमि कर और वृष्टि आए तो बेकार। बेकार नहीं, बेकार। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि कर। चलिए इसको थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये कल्पना कीजिए, एक किसान अपने खेत में खड़ा है।
राजकीय अधिकारी आता और कहता है, यह भूमि तुम्हारी है, इसलिए भूमि का कर दो। किसान पूछता है, कौन सा कर? अधिकारी जवाब देता है, उद्रंग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं ये 252 पे। 252 बोलता है कि गुप्त प्रशासन में कौन सा अधिकारी शांति एवं युद्ध मामलों के लिए उत्तरदायी था? चलिए गुप्त साम्राज्य के राज दरबार में चलते हैं। कल्पना कीजिए कि समुद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ है। एक दूत पड़ोसी राज्य से संदेश लेकर आया है। सवाल यह है, क्या उस राज्य से संधि की जाए या उसके विरुद्ध युद्ध किया जाए? राजा तुरंत अपने सबसे विश्वसनीय अधिकारी को बुलाता है। वह अधिकारी युद्ध और शांति दोनों मामलों का विशेषज्ञ है। उसी की सलाह पर निर्णय लिया जाता है। वह अधिकारी कहलाता है संधि विग्रहिका। अब बात आती है, संधि विग्रहता कौन था, है ना? तो इस शब्द को पहले समझिए। संधि मतलब मित्रता और समझौता, ना ट्रीटी जैसे बोलते हैं, ट्रीटी। विग्रह मतलब युद्ध और संघर्ष। यानी जो अधिकारी यह देखता था कि कब संधि करनी है, कब युद्ध करना है, किस राज्य से संबंध कैसे रखने हैं, उसे कहा जाता था संधि विग्रहिका। आज की भाषा में इसे आप विदेशी मंत्री, है ना, फॉरेन मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, या मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जैसे पद आज की अगर हम बात करें तो उसको समझ सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो संधि विग्रहिता हो जाएगा, आंसर डी। अब हम लोग रेलवे के लिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो मतलब इनके प्रशासन से है। पहला भी मैंने बात किया कि संधि विग्रहिता, इसका कार्य क्या होता था? संधि करना, युद्ध, युद्ध करना है कि नहीं करना, कूटनीति बनाना, है ना, विदेशी संबंध। उसके बाद दूसरा आता था हमारा विषयपति। विषय मतलब होता है जिला, है ना? विषयपति जिला का प्रशासक था। इसके कार्य क्या होते थे? राजस्व संग्रह, कानून व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन, है ना? आधुनिक समय की बात करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब डीएम जैसा पद उस टाइम था उसके पास। तीसरा आता है महादंड नायक। देखिए ये मुख्य न्यायिक अधिकारी, ना चीफ चीफ जस्टिस ऑफिसर होता था ये। कुछ अभिलेखों में उच्च सैन्य अधिकारी के रूप में भी इसको लोग उल्लेख करता है, जो मैंने पीछे बताया था आप लोगों को। एक आता है चौथा नंबर की महाप्रतिहार। महल की सुरक्षा का प्रमुख अधिकारी होता था ये। इसका कार्य क्या होता था? राजमहल की सुरक्षा करना। शाही अंगरक्षकों का प्रमुख होता था। राजा के प्रवेश की व्यवस्था, ये इसके अंडर आता था। चलिए थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं इसको इस क्वेश्चन को मेमोराइज कर लेते हैं। आप कल्पना कीजिए राजा के सामने दो दरवाजे हैं। पहले दरवाजे पे लिखा है संधि, दूसरे दरवाजे पे लिखा है विग्रह। दोनों दरवाजों की चाबी केवल एक अधिकारी के पास है, संधि विग्रहिका के पास। यही तय करेगा कि दोस्ती होगी या युद्ध होगा। इतना याद रखिए। 253 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 580 से 605 ईस्वी तक शासन करने वाले पुष्पभूति वंश का प्रथम उल्लेखनीय राजा निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? चलिए गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत पे चलते हैं। लगभग 550 ईस्वी के बाद गुप्त साम्राज्य कमजोर हो चुका था। अब पूरे उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय होने लगा। इन्हीं राज्यों में हरियाणा के थानेश्वर से एक नया राजवंश उभरता है, पुष्पभूति वंश। शुरुआत में यह कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं था, लेकिन फिर सिंहासन पर एक ऐसा राजा बैठता है जिसने एक छोटे राज्य को शक्तिशाली साम्राज्य बनाने की नींव रखी। वो था प्रभाकर वर्धन। अब बात आती है प्रभाकर वर्धन को पहला उल्लेखनीय राजा क्यों कहा जाता है? देखिए पुष्पभूति वंश के पहले भी कुछ शासक हुए थे, जैसे पुष्पभूति, नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, लेकिन ये अधिक शक्तिशाली या प्रसिद्ध नहीं थे। प्रभाकर वर्धन वह पहला शासक था जिसने राज का विस्तार किया, पड़ोसी शत्रुओं की पराजय किया, वंश को एक स्वतंत्र और शक्तिशाली पहचान दिलाई। इसी कारण इतिहास में उसे पुष्पभूति वंश का पहला उल्लेखनीय शासन मानते हैं। महाराजा अधिकारी की उपाधि देख लेते हैं। प्रभाकर वर्धन ने स्वयं को महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि दी। यह उपाधि बताती है कि वह केवल एक स्थानीय राजा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र एवं शक्तिशाली सम्राट बन चुका था। प्रभाकर वर्धन के बाद क्या हुआ? देखिए प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र राजवर्धन राजा बना, लेकिन उसका शासन बहुत छोटा रहा। उसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और वही आगे चलकर उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक बना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रभाकर वर्धन।
ओके, क्योंकि इसी से इस वंश को शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य बनाया। अब थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। आप कल्पना कीजिए एक छोटा सा पौधा है, कोई उसे पहचानता नहीं। फिर एक माली आता है, प्रभाकर वर्धन। वह पौधे को सींचता है, कुछ वर्षों बाद वही पौधा एक विशाल वृक्ष बन जाता है। हर्षवर्धन का साम्राज्य, यानी नींव रखी प्रभाकर वर्धन ने और शिखर तक पहुंचाया हर्षवर्धन ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 254 नंबर पे। गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का भारत के किस हिस्से पर प्रभुत्व रहा? देखिए, चलिए 8वीं शताब्दी के भारत में चलते हैं हम लोग। कल्पना कीजिए गुप्त साम्राज्य अब इतिहास बन चुका है। उत्तर भारत में कई छोटे छोटे राज उभर चुके हैं, लेकिन दक्षिण के दक्कन में एक नई शक्ति तेजी से उभर रही है। यह शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि उत्तर भारत के राजाओं को चुनौती देती है, दक्षिण भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करती है और कन्नौज जैसे प्रतिष्ठित नगर पर अधिकार के लिए भी संघर्ष करती है। यह था राष्ट्रकूट साम्राज्य। अब बात आती है राष्ट्रकूट कौन थे? राष्ट्रकूट भारत के सबसे शक्तिशाली दक्कनी राजवंश में से एक थे। उन्होंने लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी तक दक्कन पर शासन किया। उनकी राजधानी थी मान्यखेट, वर्तमान में जिसको कर्नाटक हम लोग बोलते हैं। बात आती है दक्कन क्या है? देखिए, दक्कन भारत का पठारी क्षेत्र है। इसमें मुख्य रूप से आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बड़े भाग शामिल हैं। यही राष्ट्रकूटों की शक्ति का मुख्य केंद्र था। दोस्तों, बात आती है राष्ट्रकूट इतने प्रसिद्ध क्यों हैं? दक्कन के सबसे शक्तिशाली शासक लगभग 200 वर्षों तक दक्कन पर प्रभुत्व रखा। त्रिपक्षीय संघर्ष, कूट राष्ट्रकूटों ने पाल वंश, गुज्जर प्रतिहार जो उत्तर प्रदेश और पाल वंश जो था वो बंगाल के साथ कन्नौज पर अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। अगर हम बात करें कैलाश मंदिर, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। यह एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया विश्व का अद्भुत मंदिर है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दक्कन, क्योंकि उनका साम्राज्य मुख्य रूप से दक्कन क्षेत्र में फैला हुआ था। ओके, थोड़ा सा हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, जो राष्ट्रकूट थे उनका क्षेत्र जो था वो दक्कन था। राजधानी क्या थी? मान्यखेट। प्रमुख शासक जो थे वो दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम और अमोघ वर्ष प्रथम। कृष्ण प्रथम जो थे एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया। त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करें तो तीन शक्तियां पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट इसके लिए लड़ी, कन्नौज के लिए। अब थोड़ा इस क्वेश्चन को मेमोराइज कर लेते हैं। भारत नक्शा सोचिए आप। बीच में एक बड़ा पठार है, उस पर एक विशाल रथ खड़ा है। उस रथ पर लिखा है राष्ट्रकूट, यानी राष्ट्रकूट हमेशा दक्कन के पठार पर खड़े मिलेंगे। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 255 पे। गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग के लिए किया जाता है? इसके आंसर के लिए चलिए गुप्त साम्राज्य के प्रशासन में चलते हैं। कल्पना कीजिए कि समुद्रगुप्त का साम्राज्य बहुत विशाल हो चुका है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण तक अनेक प्रदेश उसके अधीन हैं। अब प्रश्न उठता है, इतने बड़े साम्राज्य का शासन एक राजा अकेले कैसे करेगा? इसलिए पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे प्रशासनिक भागों में बांटा गया। सबसे बड़ा प्रशासनिक भाग कहलाता था भुक्ति, यानी आज की भाषा में प्रांत, प्रोविजन जिसको बोलते हैं। गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में प्रशासन को व्यवस्थित रखने के लिए साम्राज्य को कई भुक्तियों में विभाजित किया जाता था। हर भुक्ति के अंदर कई विषय मतलब यहाँ जिले से है, होते थे। इससे प्रशासन, कर वसूली और कानून व्यवस्था को संभालना आसान हो जाता था। चलिए प्रशासन व्यवस्था देख लेते हैं, मतलब प्रशासनिक व्यवस्था वहां के देखते हैं। गुप्तकालीन प्रशासन का क्रम कुछ इस प्रकार था। वहां पर सबसे ऊपर सम्राट होता था, फिर भुक्ति होते थे, फिर विषय है ना, डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं, फिर विथि जिसको पथक या उप जिला जिसको बोलते हैं वो होता है। फिर उसके नीचे होता है ग्राम, विलेज। ओके, ये होता है इसका क्रम। अब बात ये आती है भुक्ति का प्रमुख कौन होता है फिर? हर भुक्ति जो प्रांत होता है का प्रशासन जो होता है वहां का एक अधिकारी देखता था, जिसे सामान्यतः उपरिक कहा जाता है। वहीं विषय जो जिला होता है उसका प्रमुख होता है विषयपति। इसलिए जब आपसे पूछा जाता है कि विषयपति क्या होता है, वो जिले का प्रमुख होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो गुप्तोत्तर काल में भुक्ति किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था प्रांत को। ओके, इस क्वेश्चन को मैं याद करने के लिए एक ट्रिक देखते हैं हम लोग, मतलब एक स्टोरी से कैसे इसको याद कर सकते हो। कल्पना कीजिए राजा एक बड़ा नक्शा देख रहा है। वह पूरे राज्य को बड़े बड़े रंगीन हिस्सों में बांट देता है
वह कहता है ये मेरा प्रांत है। उन बड़े हिस्सों पर लिखा होता है भुक्ति। फिर हर प्रांत के अंदर छोटे छोटे जिले बने होते हैं, जिसको बोलते हैं विषय। बस याद रखिए कि भुक्ति बड़ी, विषय छोटी। ओके, इससे आप लोग को थोड़ा याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 256 पे चलते हैं हम लोग। गुप्त साम्राज्य के शासन काल के दौरान प्रांतों में न्यायिक मामले कौन संभालता था? तो दोस्तों इसका क्वेश्चन देने से पहले चलिए गुप्त साम्राज्य के एक प्रांत में चलते हैं। कल्पना कीजिए गुप्त साम्राज्य बहुत विशाल है। राजधानी पाटलिपुत्र में सम्राट बैठे हैं, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर दूर एक प्रांत में दो गांवों के बीच भूमि विवाद हो गया है। क्या हर छोटे मुकदमे के लिए लोग राजधानी आएंगे? नहीं। इसलिए गुप्त शासकों ने हर प्रांत में एक उच्च अधिकारी नियुक्त किया। वही प्रशासन चलाता था, कर वसूलता था या न्यायिक मामलों को भी देखता था। उस अधिकारी को कहा जाता था उपरिका। अब उपरिका कौन थे? देखिए, गुप्त प्रशासन में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी भुक्ति। हर भुक्ति का प्रमुख अधिकारी होता था उपरिका। कुछ अभिलेखों में इसे गोप्ता भी कहा जाता है, या सीधे सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। उपरिका के प्रमुख कार्य जो होते थे, देखिए उपरिका केवल एक राज्यपाल नहीं था, उसकी कई जिम्मेदारियां थी। जैसे प्रांत का प्रशासन चलाना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, न्यायिक मामलों की देखरेख करना, राजस्व वसूली की निगरानी, सम्राट के अशोकों आदेशों का पालन करना। यानी आज की भाषा में हम कह सकते हैं जो गवर्नर होता है प्लस कमिश्नर और जुडिशरी हेड जैसी संयुक्त भूमिका वो निभाते थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो प्रांत, इसमें यही पूछा था कि प्रांतों में न्यायिक मामले कौन संभालता है, वो हो जाएगा उपरिका। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं। एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं कि मतलब रिवीजन कर लेते हैं गुप्त प्रशासनिक व्यवस्था को। जैसे कि मैंने बताया सबसे ऊपर सम्राट रहते हैं, फिर आते हैं भुक्ति मतलब प्रांत, फिर उपरिका प्रांतीय राज्यपाल जिसको बोलते हैं, फिर आता है विषय जो जिला होता है, विषयपति, ओके, ग्राम और ग्रामिक। ये है हमारा क्रम। इसको थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए एक विशाल नक्शा सोचिए, पूरा साम्राज्य कई भुक्तियों में बटा हुआ है। हर प्रांत के ऊपर एक अधिकारी बैठा है, वह ऊपर से पूरे प्रांत पर नजर रखा है, इसलिए उसका नाम भी याद रखिए उपरिका, मतलब ऊपर से नजर रख रहा है। जो ऊपर बैठ कर पूरे प्रांत को संभाले वही उपरिका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अपने। 257 नंबर क्वेश्चन देखें। गुप्त साम्राज्य के शासन काल के दौरान सैन्य भंडार की देखरेख के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए कि 257 का जो आंसर है वो क्या है। ओके, हम लोग चलते हैं 258 नंबर क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आप लोग करिए, इसको आप लोग कमेंट में बताइए। 258 नंबर की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? दोस्तों इसका आंसर देने के लिए चलिए गुप्त साम्राज्य के दरबार में चलते हैं। समय है लगभग 335 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य तेजी से शक्तिशाली बन रहा है। सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम वृद्ध हो चुके हैं। दरबार में सभी की नजर एक बात पर है कि अगला सम्राट कौन बनेगा। राजा अपने अनेक पुत्रों में से एक ऐसे राजकुमार को चुनते हैं जो युद्ध कौशल, नेतृत्व और प्रशासन तीनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वह राजकुमार था समुद्रगुप्त। यही निर्णय आगे चलकर गुप्त साम्राज्य को भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना देता है। अब बात यह आती है कि समुद्रगुप्त कौन थे? देखिए, समुद्रगुप्त केवल चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी ही नहीं थे, बल्कि गुप्त वंश के सबसे महान विजेता भी थे। इतिहासकार वीएस स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में लगातार सफल सैन्य अभियान चलाए और गुप्त साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार किया। अब हम लोग देख लेते हैं समुद्रगुप्त की सबसे बड़ी उपलब्धियां। देखिए, उत्तर भारत की विजय पहली जो आती है, उन्होंने उत्तर भारत के अनेक राजाओं को पराजित कर गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। दूसरा आता है दक्षिण भारत का अभियान, जिसको दक्षिणापथ बोलते हैं। समुद्रगुप्त दक्षिण भारत तक पहुंचे। उन्होंने कई दक्षिण राजाओं को हराया, लेकिन उन्हें सीधे अपने साम्राज्य में मिलाने के बजाय अधीनस्थ राज्य बनाकर छोड़ दिया। ओके, इससे बिना स्थायी सेना रखे उनका प्रभाव दक्षिण तक फैल गया। तीसरा आता है वन राज्यों की विजय, आठविक राज्यों। विंध्य क्षेत्र में वनवासी राज्यों को भी अपने अधीन किया उन्होंने। चौथा आता है प्रयाग प्रशस्ति,
समुद्रगुप्त की विजयों में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख से मिलती है। इसे उनके दरबारी कवि हरिशेण ने लिखा था। ओके, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इस 258 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए गुप्त वंश की प्रारंभिक वंशावली देख लेते हैं एक बार। देखिए श्रीगुप्त, फिर आते हैं घटोत्कच, फिर आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आते हैं समुद्रगुप्त। उसके बाद क्या होता है कि समुद्रगुप्त द्वितीय आते हैं जिसको विक्रमादित्य बोलते हैं, फिर कुमारगुप्त और फिर स्कंदगुप्त। ये था इनका क्रम। कल्पना कीजिए चंद्रगुप्त प्रथम अपने बेटे से कहते हैं, मैंने एक साम्राज्य की नींव रखी है, अब इसे समुद्र जितना विशाल बनाना तुम्हारा काम है। बेटा जवाब देता है, मैं समुद्र की तरह चारों दिशाओं में फैलूंगा। इसलिए उनका नाम रखा गया समुद्रगुप्त। से याद कर सकते हो आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 259 में चलते हैं हम लोग। 259 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुप्त अभिलेखों में वर्णित तीर भुक्ति वर्तमान के अनुरूप है, तो बताइए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर बताने के लिए चलिए गुप्त साम्राज्य के प्रशासन चलते हैं। कल्पना कीजिए आप गुप्त साम्राज्य के दरबार में एक अधिकारी हैं। सम्राट आपको आदेश देता है, तिरभुक्ति के राजपाल को यह संदेश तुरंत पहुंचाओ। आप सोचते हैं तिरभुक्ति कहाँ है। आप पाटलिपुत्र से उत्तर की ओर बढ़ते हैं, मतलब पटना, पाटलिपुत्र पटना, गंगा पार करते हैं। कुछ दिनों बाद आप एक समृद्ध प्रदेश में पहुंचते हैं जहां उपजाऊ खेत हैं। गंडक, बागमती और कमला जैसी नदियां बह रही हैं। चारों ओर खेती, व्यापार और बस्तियां हैं। यही क्षेत्र था तिरभुक्ति। आज हम इसे उत्तरी बिहार के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं तिरभुक्ति क्या थी। पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा भी था, जैसे आपने देखा होगा। भुक्ति मतलब प्रांत। अब समझिए तिरभुक्ति मतलब तिर प्लस भुक्ति मतलब तिरभुक्ति, यानी गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण प्रांत। या कोई राजा का नाम नहीं, कोई कर नहीं, कोई नगर भी नहीं, बल्कि गुप्त साम्राज्य का प्रशासनिक प्रांत था। अब बात ये आती है तिरभुक्ति कहाँ स्थित थी। इतिहासकारों के अनुसार तिरभुक्ति का क्षेत्र मुख्यतः वर्तमान मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी और नेपाल की तराई के कुछ भागों तक फैला हुआ था। यानी यदि आज के भारत के नक्शे पर देखें तो इसका अधिकांश भाग जो है वो बिहार में आता है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार, बी। कुछ महत्वपूर्ण चीज देख लेते हैं, गुप्त अभिलेखों में इसका महत्व क्या था। देखिए गुप्त काल के अनेक ताम्रपात्रों और अभिलेखों में निर्भुक्ति का उल्लेख मिलता है। इन अभिलेखों में से हमें पता चलता है कि गुप्त प्रशासन कैसा चलता था, प्रांतों का विभाजन कैसे किया गया था, राजपाल कहाँ नियुक्त होते थे, भूमि दान कैसे दिए जाते थे। यानी तिरभुक्ति केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि गुप्त प्रशासन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि तिरभुक्ति भुक्ति का नाम जैसे आज उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान है, वैसे ही गुप्त काल में पुंड्रवर्धन भुक्ति, तिरभुक्ति, मगध भुक्ति आदि प्रशासनिक प्रांत थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि भुक्त अभिलेखों की त्रिभुक्ति आज किस राज्य में अनुरूप है, तो वो होगा बिहार। ओके, क्योंकि अधिकांश क्षेत्र वर्तमान उत्तरी बिहार में स्थित था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अब हम लोग मेमोराइज करते हैं। सोचिए त्रिभुक्ति शब्द में भुक्ति दिखाई दे रहा है आपको। जैसे ही भुक्ति दिखे दिमाग बोले कि प्रांत। अब पूछो कौन सा प्रांत, तो बिहार वाला प्रांत। ओके, इसलिए याद रखिए त्रिभुक्ति इज इक्वल टू बिहार। तो दोस्तों चलिए हम लोग थोड़ा गुप्त प्रशासन को देख लेते हैं। जो भुक्ति होता था वो प्रांत को बोलते थे, फिर भुक्ति वर्तमान बिहार में, और प्रमुख जो होता था वो उपरिका होता था, गोप्ता। और विषय की बात करें तो विषय जो होता था वो जिला होता था, उसका जो प्रमुख होता था वो विषयपति होते थे। ग्राम की बात करें तो ग्राम का जो प्रमुख होता था वो ग्रामिक होता था। और कर, अगर हम कर की बात करें तो उपद्रंग मतलब भूमि कर, विष्टि मतलब वेगार। ओके, ये ध्यान रखोगे आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 260 नंबर पे। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर देने से पहले चलिए गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण काल में चलते हैं हम लोग। समय है लगभग 415 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर है। सिंहासन पर बैठे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इन्होंने पश्चिमी क्षत्रपों को हराकर गुजरात और मालवा को अपने साम्राज्य में मिला लिया।
उज्जैन एक ऐसा महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र बन गया। कला, साहित्य, विज्ञान और व्यापार, हर क्षेत्र में गुप्त साम्राज्य उन्नति कर रहा था। लेकिन हर महान सम्राट के बाद एक प्रश्न उठता है, अगला राजा कौन बनेगा? उत्तर है कुमार गुप्त प्रथम। यही चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। दोस्तों, बात आती है कुमार गुप्त प्रथम कौन थे। कुमार गुप्त प्रथम ने लगभग 415 से 455 ईस्वी तक शासन किया। जब उन्होंने राजगद्दी संभाली तब गुप्त साम्राज्य पहले से ही बहुत विशाल था। उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने इस विशाल साम्राज्य को स्थिर और सुरक्षित रखा। उनके प्रशासन में बड़ी विद्रोह या साम्राज्य के विखंडन जैसी स्थिति नहीं आई थी। तो चलिए अब देख लेते हैं कुमार गुप्त प्रथम की प्रमुख उपलब्धियां। पहला जो है वह गुप्त साम्राज्य की एकता बनाए रखी। देखिए, समुद्रगुप्त ने साम्राज्य का विस्तार किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसे और शक्तिशाली बनाया। जब कुमार गुप्त का कार्य था कि इतने बड़े साम्राज्य को सुरक्षित रखना, तो उन्होंने यह कार्य सफलतापूर्वक किया। दूसरा आता है नालंदा विश्वविद्यालय। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि नालंदा महाविहार की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम के समय हुई। धार्मिक नीति की बात करें तो तीसरा आता है धार्मिक नीति। ये कुमार गुप्त प्रथम वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने महेंद्रादित्य की जैसी उपाधियां धारण की, हालांकि वे अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे। चौथा आता है शासन के अंतिम वर्षों की चुनौती। तो ये कुमार गुप्त के शासन के अंतिम समय में पुष्पमित्र नामक एक शक्ति ने विद्रोह किया। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त ने हूणों और अन्य आक्रमणकारियों का सामना किया। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कुमार गुप्त प्रथम हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं। देखिए, इस पूरे वंशावली को एक परिवार की तरह याद कीजिए। सबसे पहले कौन आता है? चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, फिर कुमार गुप्त प्रथम, फिर स्कंदगुप्त। यानी विक्रमादित्य के बाद हमेशा कुमार गुप्त याद आएगा। ओके, इतना ध्यान रखिए। देखिए, गुप्त वंश की कुछ क्रोनोलॉजी हम लोग देख लेते हैं। अगर हम शासक की बात करें और सबसे महत्वपूर्ण तत्व की बात करें, तो जो हमारे चंद्रगुप्त प्रथम थे वो गुप्त साम्राज्य का विस्तार और लिच्छवी विवाह। ओके, ये इनका महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें तो भारत का नेपोलियन, प्रयाग प्रशस्ति, ये चीज ध्यान रखिए। अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बात करें तो पश्चिमी क्षत्रपों की विजय और स्वर्णकाल। और हम लोग कुमार गुप्त प्रथम की बात करें तो नालंदा महाविहार, साम्राज्य की स्थिरता। स्कंद गुप्त की बात करें तो हूणों को पराजित पराजित किया। क्वेश्चन नंबर 261 कह रहा है कि गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? दोस्तों, इसका आंसर बताने के लिए चलिए गुप्तोत्तर काल के एक गांव में चलते हैं। कल्पना कीजिए, राजा अपने दरबार में बैठे हैं। एक प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण ने वर्षों तक वेद, धर्म और शिक्षा का प्रसार किया। राजा उसकी विद्वता से प्रसन्न होकर कहते हैं, मैं तुम्हें एक पूरा गांव दान देता हूं। लेकिन यह साधारण दान नहीं था। उस गांव का कोई कर नहीं लगेगा। उसकी आय उसी विद्वान के पास जाएगी। वह उस भूमि का प्रबंधन भी करेगा। ऐसी कर मुक्त दान भूमि कहलाती है अग्रहार, और उसका प्रशासन करता था ब्राह्मण। अब बात आती है अग्रहार क्या था। अग्रहार गुप्त और विशेषकर गुप्तोत्तर काल में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि थी। राजा यह भूमि मुख्यतः विद्वान ब्राह्मणों, वेदों के ज्ञाताओं, शिक्षकों और धार्मिक संस्थानों को दान में देते थे। इस दान का उद्देश्य केवल सम्मान देना नहीं था, बल्कि शिक्षा और धर्म का संरक्षण भी था। बात यह आती है, ब्राह्मण ही प्रशासन क्यों करते थे? देखिए, जब राजा किसी ब्राह्मण को अग्रहार देता था तो उसके साथ कई अधिकार भी देता था, जैसे भूमि की आय प्राप्त करना, भूमि का प्रबंधन करना, खेती की व्यवस्था देखना, स्थानीय प्रशासन चलाना, कई मामलों में छोटे छोटे न्यायिक अधिकार भी। इसलिए अग्रहार भूमि का प्रशासन भी ब्राह्मण ही करते थे। अग्रहार की विशेषता देख लेते हैं। ये जो अग्रहार होता था ये कर मुक्त भूमि होती थी, जिसको टैक्स फ्री बोलते हैं। ब्राह्मणों को दान, ओके, ये ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। शिक्षा एवं धर्म के लिए प्रशासन भी ब्राह्मण के हाथ में थे। तो इसका जो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राह्मण। गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? ब्राह्मण। क्योंकि अग्रहार भूमि ब्राह्मणों को दान दी जाती थी और उसका प्रबंधन और प्रशासन भी वही संभालते थे, इसलिए इसका आंसर ब्राह्मण हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मेमोराइज कर लेते हैं।
कल्पना कीजिए, राजा ने एक गांव के प्रवेश द्वार पर एक तख्ती लगाई। यह अग्रहार है। गांव के अंदर एक विद्वान ब्राह्मण बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पूरे गांव का प्रबंधन भी देख रहे हैं। इसलिए याद रखिए, अग्रहार ब्राह्मण का गांव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 262 पे। क्वेश्चन नंबर 262 देखें तो, शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया? तो दोस्तों, इसका आंसर देने से पहले चलिए गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण काल में चलते हैं। समय है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। पश्चिम भारत में शक एक शक्तिशाली राजवंश था। उनका नियंत्रण गुजरात, मालवा और काठियावाड़ जैसे समृद्ध व्यापारिक क्षेत्र पर था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया और शक शासकों को पराजित कर दिया। इस विजय के बाद गुप्त साम्राज्य को अरब सागर के बंदरगाहों तक पहुंच मिली और व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय केवल युद्ध जीतने वाला राजा नहीं था। वह जानता था कि तलवार से जीता हुआ राज संबंधों से अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। इसी राजनीतिक सोच के तहत उसने नागवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने विवाह किया नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से। तो दोस्तों, यह बात आती है कि यह विवाह इतना महत्वपूर्ण क्यों था। देखिए, प्राचीन भारत में विवाह केवल पारंपरिक संबंध नहीं बल्कि राजनीतिक गठबंधन भी हुआ करते थे। कुबेर नागा से विवाह की तीन बड़े लाभ हुए उसे। पहला जो था वो नाग वंश का सहयोग मिला। मध्य भारत का शक्तिशाली नाग वंश गुप्तों का सहयोगी बन गया। दूसरा आता है साम्राज्य और मजबूत हुआ। युद्ध से मिली विजय को राजनीतिक स्थिरता मिली। और तीसरा है वाकाटक वंश से भी संबंध बने। चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा की पुत्री थी प्रभावती गुप्ता। उनका विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। इससे गुप्त और वाटकक दोनों शक्तिशाली राजवंशों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा, शक राजाओं को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया? तो कुबेर नागा। ओके, इसका आंसर हो जाएगा कुबेर नागा, क्योंकि वह नागवंश की राजकुमारी थी और यह विवाह महत्वपूर्ण राजनीतिक गठबंधन था। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा इसको मेमोराइज कर लेते हैं। देखिए, इसे परिवार की तरह याद कीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय विवाह कुबेर नागा, नागवंश। प्रभावती गुप्ता विवाह रुद्रसेन द्वितीय, वाकटक वंश से संबंधित है। एक विवाह ने दो शक्तिशाली राजवंशों को जोड़ दिया, ये ध्यान रखिए आप लोग। 263 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 263 को नंबर क्वेश्चन है कि महाराजाधिराज की वैभवशाली उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों, इसका आंसर देने से पहले चलिए गुप्त साम्राज्य की शुरुआत में चलते हैं हम लोग। समय है लगभग 320 ईस्वी। गुप्त वंश का अस्तित्व तो पहले से था, लेकिन वह अभी एक छोटा सा राज्य था। फिर सिंहासन पे आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। उन्होंने केवल राजगद्दी नहीं संभाली बल्कि गुप्त वंश को एक विशाल साम्राज्य बनाने की शुरुआत की। इसी आत्मविश्वास और साम्राज्यवादी शक्ति को दिखाने के लिए उन्होंने पहली बार एक भव्य उपाधि धारण की, जो था महाराजाधिराज। ओके, अब बात यह आती है महाराजाधिराज का अर्थ क्या है। देखिए, शब्दों की समझिए पहले। महाराज मतलब महान राजा, अधिराज मतलब राजाओं का राजा, अर्थात महाराजाधिराज, किंग ऑफ किंग्स। ओके, आप ये ध्यान रखिए, किंग ऑफ किंग्स। यह उपाधि कोई साधारण राजा नहीं धारण करता था। यह वही शासक अपनाता था जो अपने अधीन कई अन्य राजाओं को रखता था और स्वयं को एक सम्राट घोषित करता था। ओके, तो दोस्तों, अब बात आती है चंद्रगुप्त प्रथम ने यह उपाधि क्यों धारण की। ये क्वेश्चन अब आता बनता है। तो देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। यह विवाह केवल पारिवारिक नहीं बल्कि एक राजनीतिक गठबंधन था। इससे गुप्तों की शक्ति बढ़ी, प्रतिष्ठा बढ़ी, नए क्षेत्रों पर प्रभाव स्थापित हुआ। यही कारण था कि उन्होंने स्वयं को केवल राजा नहीं बल्कि महाराजाधिराज घोषित किया। ओके, अब थोड़ा कुमार देवी का महत्व देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी कुमार देवी। वह लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। इस विवाह की याद में चंद्रगुप्त प्रथम ने विशेष स्वर्ण मुद्राएं, गोल्ड कॉइन्स भी जारी कराए, जिन पर दोनों चंद्रगुप्त और कुमार देवी के चित्र अंकित थे। यह भारतीय इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्राओं में से एक मानी जाती है।
तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा, गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराजाधिराज उपाधि धारण की, वो हो जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि उसी ने गुप्त साम्राज्य की वास्तविक नींव रखी और पहली बार यह शाही उपाधि अपनाई। दोस्तों इसको थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटा राजा सिंहासन में बैठता है। कुछ वर्षों बाद उसका साम्राज्य इतना बड़ा हो जाता है कि लोग उसे केवल राजा नहीं कहते। दरबार में घोषणा होती है कि अब से आप महाराजाधिराज हैं, किंग ऑफ किंग्स। यह सम्मान सबसे पहले मिला चंद्रगुप्त प्रथम को। ओके, आप ऐसे याद रख सकते हो। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 264 पे। 264 देखिए क्या कहता है। 264 कहता है कि गुप्त काल में गणित की किन महत्वपूर्ण पद्धतियों का विकास हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर देने से पहले चलिए गुप्त काल के एक गुरुकुल में चलते हैं हम लोग। कल्पना कीजिए एक आचार्य अपने शिष्य को पूछते हैं, यदि तुम्हें 999 के बाद की संख्या लिखनी हो तो कैसे लिखोगे। पुरानी संख्या पद्धति में बड़ी संख्याएं लिखना और गणना करना बहुत कठिन था। इसी समय भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट और बाद में ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वानों ने गणित को नई दिशा दी। उन्होंने स्थान मूल मतलब प्लेस वैल्यू और दशमलव अंकन प्रणाली को विकसित किया, जिससे गणना अत्यंत सरल हो गई। इसी कारण गुप्त काल को भारतीय गणित का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो दोस्तों बात आती है दशमलव अंकन प्रणाली क्या है। हम आज जिन अंकों का उपयोग करते हैं जो 0 से 9 तक होती है, इन्हीं 10 अंकों पर आधारित प्रणाली को दशमलव मतलब डेसिमल सिस्टम कहते हैं। इसमें प्रत्येक अंक का मान उसकी स्थिति के अनुसार बदलता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि जैसे 25 लिखा है, तो जो 5 होगा ना वो होगा इकाई, और जो 2 होगा 25 का वो होगा दहाई। इसी तरह अगर 250 लिखा है तो जो 5 होगा वो दहाई होगा और जो 2 होगा वो सैकड़ा होगा। यही दशमलव पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता थी। अब दोस्तों बात आती है शून्य का महत्व। गुप्त काल के सबसे महान उपलब्धियों में से एक थी शून्य की अवधारणा का विकास। ध्यान रहे, आर्यभट्ट ने स्थान मूल प्रणाली का प्रभावी उपयोग किया। ब्रह्मगुप्त जो थे वो 7वीं शताब्दी ने पहली बार शून्य के साथ गणितीय नियम स्पष्ट रूप से बताए। इसलिए परीक्षा में यदि पूछा जाए कि शून्य के गणितीय नियम किसने दिए तो उत्तर में ब्रह्मगुप्त होगा, उसको आप टिक कर दीजिएगा। लेकिन यदि पूछा जाए कि गुप्त काल की प्रमुख गणितीय उपलब्धि क्या थी, तो उत्तर होगा दशमलव अंकन प्रणाली। तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। थोड़ा दोस्तों और देखते हैं, क्वेश्चन बनता है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो देखिए, क्योंकि इस काल में केवल राजनीति ही नहीं बल्कि गणित, खगोल विज्ञान, साहित्य, चिकित्सा, कला सभी क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति हुई। इसी काल में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा, जिन्होंने पाई का सन्निकट मान बताया, पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने का विचार प्रस्तुत किया, ग्रहण की वैज्ञानिक व्यवस्था की। 265 ने बोल रहा है कि किस शासक ने अपनी राजधानी सागला में स्थापित की थी। दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले चलिए गुप्त साम्राज्य के पतन के समय चलते हैं। समय है 6ठी शताब्दी। गुप्त साम्राज्य अब पहले जैसी शक्तिशाली नहीं रहा। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उत्तर पश्चिम में एक नई शक्ति भारत में प्रवेश करती है, हूण। इनमें सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक था मिहिर कुल। उसने पंजाब क्षेत्र पर अधिकार कर अपनी राजधानी बनाई। साकला आज सियालकोट जो पाकिस्तान में है उसको बोलते हैं। मिहिर को अब बात आती है, मिहिर कुल कौन था। मिहिर कुल हूण वंश का शासक था। उसके पिता का नाम था तोरमाड़। पहले तोरमाड़ ने भारत में हूण शक्ति स्थापित की। उसके बाद मिहिर कुल शासक बना। उसे इतिहास में अत्यंत शक्तिशाली लेकिन कठोर शासक माना जाता है। साकला, अब बात आती है साकला कहाँ था। देखिए प्राचीन भारत का साकला वर्तमान में सियालकोट पाकिस्तान, ओके, यह पंजाब क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण नगर था। मिहिर कुल ने इसे अपनी राजधानी बनाया। कई बार पूछा भी जाता है साकला मतलब सियालकोट। ओके, अब दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि मिहिर कुल का अंत कैसे हुआ। देखिए मिहिर कुल का विस्तार अधिक समय तक नहीं चला सका। भारतीय शासकों ने उसका विरोध किया, विशेष रूप से मालवा के यशोधर्मन और गुप्त शासक नरसिंह गुप्त, जिसको बालादित्य बोलते हैं। ओके, उसने उसकी शक्ति को पराजित किया। यहीं से भारत में हूणों का प्रभाव तेजी से कम होने लगा। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा साकला को राजधानी किसने बनाया, वो हो जाएगा मिहिर कुल, क्योंकि वह हूण शासक था और उसकी राजधानी शाकला सियालकोट थी। ओके,
बस एक चीज़ महत्वपूर्ण आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रश्न में गुप्त सम्राट लिखा हुआ था, लेकिन यह तथ्य रूप से गलत है, क्योंकि मिहिर कुल गुप्त सम्राट नहीं था, बल्कि हूण शासक था। ओके? क्योंकि हमारा आरआरबी की जो आंसर की आई थी, उसके अनुसार क्या है कि मिहिर कुल, इसका जो आंसर है वो मिहिर कुल ही है। ओके? चलिए ठीक है। इसको थोड़ा मेमोराइज़ कर लेते हैं। कल्पना कीजिए एक हूण योद्धा अपने किले के द्वार पर खड़ा है। द्वार पे लिखा है साकला दुर्ग। उसके नीचे का नाम लिखा है मिहिर कुल। बस याद रखिए कि मिहिर कुल रहता था साकला में। ओके? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 266 पे। क्वेश्चन नंबर 266 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश संगम काल से संबंधित नहीं है? इसका आंसर देने से पहले चलिए लगभग 2000 वर्ष पहले दक्षिण भारत चलते हैं। कल्पना कीजिए आप मदुरै नगर में हैं, एक विशाल सभा लगी है, कवि अपनी कविताएं सुना रहे हैं, राजा विद्वानों का सम्मान कर रहे हैं और व्यापारी समुद्र के रास्ते रोमन साम्राज्य तक व्यापार कर रहे हैं। चारों ओर तमिल भाषा, साहित्य, संगीत और संस्कृति का उत्कर्ष दिखाई देता है। यही था संगम काल। लेकिन ध्यान दीजिए, यह पूरा दृश्य दक्षिण भारत का है। उसी समय उत्तर भारत में बाद में एक दूसरा महान साम्राज्य उभरा, जिसको हम लोग गुप्त साम्राज्य बोलते हैं। इसलिए गुप्त वंश संगम काल का हिस्सा नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों बात आती है संगम काल क्या था? देखिए, संगम काल प्राचीन दक्षिण भारत, विशेषकर तमिल क्षेत्र का साहित्य और सांस्कृतिक स्वर्ण काल माना जाता है। इस काल की जानकारी मुख्यतः संगम साहित्य से मिलती है। इस समय दक्षिण भारत में तीन महान राजवंश शासन कर रहे थे, चेर, चोल, पांडव। इन्हें सामूहिक रूप से कहा जाता था थ्री क्राउन्ड किंग्स, है ना? मूवेंदर। अब दोस्तों बात आती है गुप्त वंश इसमें क्यों नहीं आता? क्योंकि गुप्त वंश जो था वो उत्तर भारत का राजवंश था, पहली बात तो। इसकी स्थापना श्री गुप्त ने की थी। इसका उत्कर्ष चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हुआ। इसका काल लगभग चौथी छठी शताब्दी ईस्वी माना जाता है। जबकि संगम परंपरा पूरी तरह दक्षिण भारत संबंधित थी, इसलिए गुप्त वंश संगम काल का हिस्सा नहीं है। अब दोस्तों संगम काल के तीन प्रमुख राजवंश देख लेते हैं। चेर, अभी मैंने चेर, चोल, पांडव की बात की, तो पहले हम चेर की बात करते हैं। क्षेत्र जो इनका था वो वर्तमान में केरल। इनका जो प्रमुख बंदरगाह काल था वो मुजिरिस। ओके, रोमन व्यापार के लिए प्रसिद्ध है ये। चोल की बात करें तो ये क्षेत्र जो था ये कावेरी नदी का मैदान, राजधानी थी जो उरैयूर, मतलब प्रारंभिक जो थी इनकी राजधानी। बंदरगाह की बात करें तो कावेरी पट्टनम, कुहार। ओके, पांडव की बात करें तो राजधानी थी मदुरै और ये मोती व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा राजवंश संगम काल से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। क्योंकि गुप्त वंश उत्तर भारत का राजवंश था, जबकि संगम काल दक्षिण भारत के चेर, चोल, पांडव राजवंशों से संबंधित थे। ओके, तो दोस्तों इसको हम थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं। देखिए, याद रखिए दक्षिण भारत में तीन भाई रहते थे, चेर, चोल, पांडव। तीनों मिलकर संगम सभा में जाते थे। एक दिन उत्तर भारत से गुप्त आया। सभा के द्वारपाल ने कहा, यह दक्षिण भारत की संगम सभा है, गुप्त इसका सदस्य नहीं है। तो बस याद हो जाएगा आप लोग को, संगम, चेर, चोल, पांडव, गुप्त, बाहर। ओके, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 267 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 267 की बात करें तो गुप्त काल में प्रचलित किस धातु के सिक्कों को रूपक के नाम से जाना जाता था? तो चलिए इसका आंसर देने से पहले चलिए गुप्त काल के एक व्यस्त बाजार में चलते हैं हम लोग। कल्पना कीजिए आप उज्जैन के एक बड़े बाजार में खड़े हैं। दूर दूर से व्यापारी आए हैं, कोई रेशम बेच रहा है, कोई मसाले, कोई आभूषण। एक व्यापारी ग्राहक से कहता है, यदि सोना है तो दिनार दीजिए और चांदी है तो रूपक। क्या कहा मैंने? यदि सोना है तो दिनार दीजिए और यदि चांदी है तो रूपक। यानी गुप्त काल में अलग अलग धातु के सिक्कों के अलग अलग नाम थे। सबसे प्रसिद्ध जो थे वो थे सोने का सिक्का, जिसको हम लोग दिनार बोलते हैं, चांदी का सिक्का, रूपक। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो चांदी का सिक्का, रूपक। ओके, ध्यान रखिए बी। तो दोस्तों अब चलिए देखते हैं कि गुप्त काल की मुद्रा व्यवस्था। गुप्त साम्राज्य आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध था। व्यापार, कृषि, उद्योग अच्छी स्थिति में थे। इसी कारण गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में सुंदर और उच्च गुणवत्ता वाले सिक्के जारी किए।
विशेष रूप से सोने के सिक्के। इन्हें कहा कहा जाता था दिनार। ये गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध सिक्के थे। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के स्वर्ण सिक्के भारतीय इतिहास की सबसे उत्कृष्ट मुद्राओं में से गिने जाते हैं। देखिए दोस्तों, चांदी के सिक्के की बात करें तो इन्हें कहा जाता था रूपक। इनका उपयोग विशेष रूप से स्थानीय व्यापार और आर्थिक लेन देन में होता था। तांबे के सिक्के भी मिलते हैं, लेकिन वे गुप्त काल की मुख्य मुद्रा नहीं थे और उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम थी। दोस्तों, अब बात ये आती है कि चांदी के सिक्के कब शुरू हुए। देखिए, गुप्तों का प्रारंभिक शासक मुख्यतः स्वर्ण मुद्रा जारी करते थे, लेकिन जब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने पश्चिमी क्षत्रपों मतलब शकों को हराया, तब उनके क्षेत्रों में प्रचलित चांदी की मुद्रा प्रणाली को भी अपनाया। इसी समय से गुप्तों के चांदी के सिक्कों का व्यापार प्रचलन हुआ। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, गुप्तों के रूपक किस धातु के सिक्कों को कहा जाता था, वो होता था चांदी का सिक्का। ओके। अगर एक बार मैं आप लोग को अगर इनकी मुद्रा को थोड़ा मेमोराइज कर देता हूँ, तो दिनार जो होता था सोना होता था, रूपक जो होता था चांदी होता था। ओके। थोड़ा हम चंद्रगुप्त द्वितीय को देख लेते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो ये इन्होंने शकों को हराया था। पश्चिमी क्षत्रपों की चांदी की मुद्रा परंपरा अपनाई। मतलब जो पश्चिमी क्षत्रप थे, उनकी जो चांदी की मुद्रा थी ना, उसको उन्होंने अपना लिया। चांदी के सिक्कों का व्यापक प्रचलन कराया, ये था। तो दोस्तों, अब इनका थोड़ा इस क्वेश्चन का मेमोराइज कर लेते हैं। देखिए, एक व्यापारी के पास 2 थैलियाँ हैं। सोने की थैली पर लिखा है दिनार, चांदी की थैली पे क्या लिखा है? रूपक। बस इतना याद रखिए, रूपक हमेशा चांदी का। ओके? चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 268 पे। क्वेश्चन नंबर 268 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को हराकर उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था? तो दोस्तों, इसका आंसर देने से पहले चलिए गुप्त साम्राज्य के सबसे गौरवपूर्ण युद्ध में चलते हैं। समय है 4वीं शताब्दी ईस्वी। चंद्रगुप्त ने उत्तर और दक्षिण भारत में गुप्त साम्राज्य का विस्तार कर दिया था, लेकिन पश्चिम भारत में अभी भी एक शक्तिशाली राजवंश शासन कर रहा था, पश्चिमी क्षत्रप, जिसको शक बोलते हैं। इनका अंतिम शक्तिशाली शासक था रुद्र सिंह तृतीय। उसका नियंत्रण गुजरात, मालवा, काठियावाड़ जैसे समृद्ध व्यापारी क्षेत्रों पर था। गुप्त साम्राज्य के लिए यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहीं से अरब सागर के बंदरगाहों तक पहुंच मिलती थी। अब गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम की ओर अभियान शुरू किया। उन्होंने रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया और पूरे पश्चिम क्षत्रप राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। यही विजय उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। अब दोस्तों, बात यह आती है कि यह विजय इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? लगभग 350 वर्षों का शक शासन समाप्त हुआ। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा होता है 350। शकों का पश्चिम भारत पर लंबे समय से प्रभाव था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस शक का अंत कर दिया। देखिए, अब दूसरी बात आती है कि गुप्त साम्राज्य और मालवा गुप्त साम्राज्य में शामिल हुए। देखिए, ये दोनों क्षेत्र व्यापार और कृषि दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थे। और तीसरा आता है समुद्री व्यापार पर नियंत्रण। गुजरात के बंदरगाहों से रोम, पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक व्यापार होता था। इस विजय के बाद गुप्त साम्राज्य की आर्थिक शक्ति कई गुना बढ़ गई। तो आता है विक्रमादित्य की उपाधि। इस महान विजय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की प्रसिद्ध उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा कि किस युद्ध के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा, रुद्र सिंह तृतीय को किसने हराया, वो हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, क्योंकि उन्होंने पश्चिमी क्षेत्रों का अंत करके गुजरात और मालवा को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। दोस्तों, थोड़ा सा हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, दूसरा नाम जो था इनका वो विक्रमादित्य था। पिता जो इनके थे वो समुद्रगुप्त थे। पुत्र जो थे इनका इनका था वो कुमारगुप्त प्रथम। सबसे बड़ी विजय की बात करें तो शक ना, अंतिम शक शासक था रुद्र सिंह तृतीय। उसी को तो हराया था। अब प्राप्त क्षेत्र इन्होंने क्या प्राप्त किया था? गुजरात, मालवा, काठियावाड़। विजय का परिणाम जो हुआ वो पश्चिमी समुद्र व्यापार पर नियंत्रण, आर्थिक समृद्धि, चांदी के सिक्कों पर व्यापक प्रचलन और गुप्त साम्राज्य का स्वर्णकाल और मजबूत हुआ। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक बार मेमोराइज कर लेते हैं। कल्पना कीजिए पश्चिम भारत का द्वार बंद है। उस द्वार पर लिखा है शक साम्राज्य। चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, रुद्र सिंह तृतीय को हराते हैं
द्वार खुल जाता है। अब सामने अरब सागर और व्यापारिक जहाज दिखाई देते हैं। यही कारण है कि शक विजय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 269 की बात करते हैं। गुप्त वंश के निम्नलिखित में से किस राजा ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था? इसको कुमार देवी बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर देने से पहले चलिए गुप्त साम्राज्य की नींव रखने वाले विवाह को समझते हैं। समय है 4वीं शताब्दी ईस्वी। गुप्त वंश अभी एक उभरती हुई शक्ति था। उत्तर भारत में एक और प्रतिष्ठित गणराज था, लिच्छवी। लिच्छवियों की राजकुमारी थी कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम ने उनसे विवाह किया। यह केवल विवाह नहीं था, बल्कि भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक गठबंधनों में से एक था। इसी विवाह के बाद गुप्त वंश की प्रतिष्ठा और शक्ति दोनों में जबरदस्त वृद्धि हुई। बात यह आती है दोस्तों कि यह विवाह इतना महत्वपूर्ण क्यों था। देखिए, कुछ पॉइंट में मैं बताता हूँ। गुप्तों की राजनीतिक शक्ति बढ़ी पहली तो। लिच्छवी उस समय एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली वंश था। उनसे वैवाहिक संबंध बनने से गुप्तों की स्थिति मजबूत हो गई। और दूसरा बात ये आती है कि साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली। देखिए, इस गठबंधन से चंद्रगुप्त प्रथम का प्रभाव मगध, वैशाली और उत्तर बिहार तक मजबूत हुआ। कुछ इतिहासकार नेपाल क्षेत्र में भी लिच्छवियों के प्रभाव का उल्लेख करते हैं, लेकिन यह कहना है कि विवाह के कारण गुप्त समाज सीधे नेपाल तक फैल गया, ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और तीसरी बात ये आती है कि महाराजाधिराज की उपाधि। इसी शक्ति के आधार पर चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। यह बताता है कि अब केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली सम्राट बन चुके थे। चौथी, विशेष स्वर्ण मुद्राएं। इस विवाह की स्मृति में चंद्रगुप्त प्रथम ने विशेष स्वर्ण मुद्राएं, गोल्ड कॉइन जारी कराए। इन सिक्कों पर चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी दोनों के चित्र अंकित थे। यह भारतीय इतिहास की अत्यंत प्रसिद्ध मुद्राओं में से एक है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लिच्छवी। देखिए, लिच्छवी कुमारी कुमार देवी से विवाह किसने किया था? वो चंद्रगुप्त प्रथम ने। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा चंद्रगुप्त प्रथम की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक साम्राज्य निर्माता। पहली बार महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। विवाह कुमार देवी, लिच्छवी राजकुमारी। ओके, कुमार देवी की बात करें तो वंश इनकी लिच्छवी थी। पति चंद्रगुप्त प्रथम और पुत्र जो थे समुद्रगुप्त थे। अब विशेष सिक्के की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ऐसे स्वर्ण सिक्के जारी किए जिन पर स्वयं और कुमार देवी दोनों के चित्र अंकित थे ना। ये उन्होंने देखा। और हम लोग थोड़ा इसको मेमोराइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कल्पना कीजिए, राजा चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हो रहा है। दुल्हन है कुमार देवी, लिच्छवी राजकुमारी। विवाह के बाद पूरे राज्य में नए स्वर्ण सिक्के बांटे जाते हैं, जिस पर दोनों के चित्र बने हैं। बस याद रखिए, कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की रानी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 270 पे। अब देखिए दोस्तों, 270 की बात आती है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें की उपाधि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। दोस्तों देखिए, इसका आंसर देने से पहले चलिए प्रयाग, मतलब वर्तमान जिसको प्रयागराज बोलते हैं, वहां चलते हैं। कल्पना कीजिए, आप प्रयागराज में एक विशाल पत्थर के स्तंभ के सामने खड़े हैं। यह कोई साधारण स्तंभ नहीं है। पहले इस पर सम्राट अशोक ने अपने आदेश खुदवाए थे। लगभग 600 वर्ष बाद इसी स्तंभ पर गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों के लेख अंकित कराया गया। यानी एक ही स्तंभ पर दो महान सम्राटों की कहानी दर्ज है। पहले अशोक, फिर समुद्रगुप्त। इसी समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख कहलाता है प्रयाग प्रशस्ति। दोस्तों, बात आती है प्रयाग प्रशस्ति क्या है। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिशेन द्वारा लिखा गया था। यह केवल प्रशंसा नहीं है, बल्कि समुद्रगुप्त के पूरे सैन्य जीवन का ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसी से हमें पता चलता है कि उसने किन राज्यों को जीता, किन दक्षिण भारतीय राजाओं को हराकर फिर उनका राज्य लौटा दिया, किन सीमांत राज्यों ने उनकी अधीनता स्वीकार की, उसका साम्राज्य कितना विशाल था। दोस्तों, बात आती है प्रयाग प्रशस्ति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, क्योंकि चंद्रगुप्त के जीवन की अधिकांश जानकारी हमें इसी अभिलेख से मिलती है। इसी कारण इतिहासकार समुद्रगुप्त को कहते हैं भारत का नेपोलियन। यह उपाधि प्रसिद्ध इतिहासकार वीएस स्मिथ ने दी थी, क्योंकि समुद्रगुप्त ने अनेक सफल सैन्य अभियान चलाए थे।
अब दोस्तों बात आती है, अभी उन्होंने देखा कि हरिशेण कौन थे। तो हरिशेण चंद्रगुप्त के दरबारी कवि, मंत्री और सेनाधिकारी थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में एक प्रशस्ति की रचना की थी। इसकी शैली है चंपू शैली, अर्थात गद प्लस पद का मिश्रण। ओके, इतना ध्यान रखोगे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अशोक का स्तंभ और प्रयाग प्रशस्ति। यह एक रोचक तथ्य है। जिस स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है वह मूल रूप से सम्राट अशोक का स्तंभ है। बाद में उसी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति अंकित कराई गई। इसलिए कई विद्वान भ्रमित हो जाते हैं कि यह अशोक का अभिलेख है। नहीं, स्तंभ अशोक का था, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की थी। ओके, तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति किसकी उपलब्धियों का वर्णन करती है? समुद्रगुप्त। इतना ध्यान रखोगे आप लोग। तो चलिए इसको मेमोराइज कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को। कल्पना कीजिए प्रयागराज में एक विशाल स्तंभ खड़ा है। स्तंभ के नीचे समुद्रगुप्त खड़े हैं। पास में हरिशेण कलम लेकर उनकी वीर गाथा लिख रहे हैं। तो याद रखिए, प्रयाग स्तंभ, हरिशेण, समुद्रगुप्त। ओके, ऐसे ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 271। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 271 की बात करें तो हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? इसका आंसर देने से पहले चलिए 7वीं शताब्दी के उत्तर भारत में चलते हैं। समय है 606 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य का पतन हो चुका है। उत्तर भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया है। इसी समय हरियाणा के थानेश्वर से एक युवा राजकुमार आगे आता है, हर्षवर्धन। लेकिन उसका राजा बनना आसान नहीं था। उसके बड़े भाई राजवर्धन की हत्या कर दी गई। बहन राजश्री संकट में थी। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में हर्ष ने राज्य की बागडोर संभाली और कुछ ही वर्षों में पूरे उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट बन गया। अब दोस्तों बात आती है हर्षवर्धन किस वंश का था। देखिए, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का, मतलब वर्धन वंश का शासक था। इस वंश का पहला उल्लेखनीय शासक था प्रभाकर वर्धन, हर्ष के पिता। दोस्तों प्रभाकर वर्धन ने इस वंश को शक्तिशाली बनाया। उनकी मृत्यु के बाद राज्यवर्धन राजा बने। फिर उनकी मृत्यु के बाद हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजा बने। देखिए, थानेश्वर से कन्नौज तक की बात करते हैं। शुरुआत में वर्धन वंश की राजधानी थी थानेश्वर, मतलब हरियाणा। लेकिन बाद में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई कन्नौज, उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, हर्षवर्धन केवल योद्धा नहीं, विद्वान भी थे। हर्ष स्वयं संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना की, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। ओके, अब देखो दोस्तों, हेंग सांग और हर्ष। चीन का एक प्रसिद्ध यात्री हेंग सांग हर्षवर्धन के समय में आया था, मतलब भारत आया था। उसने हर्ष के शासन, समाज, शिक्षा, प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया। हर्ष के शासन का सबसे महत्वपूर्ण विदेशी स्रोत यही है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था, वो हो जाएगा पुष्यभूति वंश, मतलब वर्धन वंश। ओके, तो दोस्तों एक थोड़ा एग्जाम फैक्ट देख लेते हैं हर्षवर्धन का। देखिए, इनका जो वंश था वो पुष्यभूति था। पिता जो थे वो प्रभाकर वर्धन थे। और इनके हर्षवर्धन के जो भाई थे वो राजवर्धन थे। इनकी जो बहन थी वो राजश्री थी। राजधानी जो इन्होंने बताया वो बनाया वो कन्नौज। और शासन काल जो माना जाता है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। हर्ष की रचनाओं की बात करें तो दोस्तों उन्होंने भी देखा, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। विदेशी यात्री जो आए थे वो हेंग सांग आए थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं हम लोग अपना स्टोरी के माध्यम से। कल्पना कीजिए, थानेश्वर का एक राजकुमार अपने पिता प्रभाकर वर्धन से राज मुकुट लेता है। फिर वह कन्नौज पहुंचकर सम्राट बनता है। शाम को युद्ध नहीं बल्कि नाटक लिखता है। याद रखिए, हर्ष, पुष्यभूति वंश प्लस कन्नौज प्लस फेंगशांग। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट चलते हैं 272 नंबर पे। दोस्तों 272 की बात करें तो रवि कीर्ति का एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की पर विजय के बारे में विस्तार में वर्णन करता है। तो दोस्तों इसका आंसर देने से पहले चलिए 7वीं शताब्दी के भारत में चलते हैं। समय है लगभग 630 ईस्वी। उत्तर भारत में एक ही नाम गूंज रहा था, सम्राट हर्षवर्धन। उन्होंने लगभग पूरे उत्तर भारत को अपने अधीन कर लिया था। जब उनकी नजर दक्षिण भारत पर थी, लेकिन दक्षिण भारत में पहले से एक महान शासक मौजूद था, चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय। दोनों महान सम्राट आमने सामने आए। युद्ध हुआ।
नर्मदा नदी किनारे। और इतिहास में पहली बार उत्तर भारत के महान सम्राट हर्षवर्धन को हार का सामना करना पड़ा। यही विजय बाद में ऐतिहासिक शिलालेख में दर्ज हुई, एहोल शिलालेख। अब दोस्तों बात आती है एहोल शिलालेख क्या है। एहोल शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। इसे लिखा था रवि कीर्ति, जो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार का प्रसिद्ध जैन कवि था। अब दोस्तों बात आती है यह शिलालेख इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसे हमें पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। यही कारण है कि हर्ष साम्राज्य नर्मदा नदी के दक्षिण तक नहीं फैल सका। नर्मदा नदी उस समय उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीतिक सीमा बन गई। दोस्तों अब बात आती है एहोल कहाँ है। एहोल वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। इसे भारतीय मंदिर वास्तुकला की प्रयोगशाला भी कहते हैं। ओके, ये याद रखेंगे। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा एहोल शिलालेख में पुलकेशिन द्वितीय की किस पर विजय का वर्णन है, वो है हर्षवर्धन। तो दोस्तों चलिए इसको थोड़ा क्वेश्चन को मेमोराइज कर लेते हैं। कल्पना कीजिए नर्मदा नदी किनारे दो सम्राट खड़े हैं। उत्तर में हर्ष, दक्षिण में पुलकेशिन। युद्ध समाप्त होता है। रवि कीर्ति एक पत्थर पर लिखता है, आज पुलकेशिन ने हर्ष को रोक दिया। यही पत्थर आगे चलकर एहोल शिलालेख कहलाता है। ओके, ये स्टोरी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 273 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से कौन हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। तो दोस्तों इसका आंसर बताने के लिए चलिए 7वीं शताब्दी के भारत में चलते हैं। समय है लगभग 729 ईस्वी। चीन का एक युवक बौद्ध भिक्षु भारत की यात्रा पर निकलता है। उसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना, भारत के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों को देखना, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना। यह यात्री था हेन सांग। यह लंबी यात्रा करके भारत पहुंचा और उस समय भारत में शासन कर रहे थे सम्राट हर्षवर्धन। अब दोस्तों बात आती है वेंग सांग कौन था। वेंग सांग चीन का प्रसिद्ध यात्री और बौद्ध विद्वान था। वह भारत में लगभग 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक रहा। उसने भारत के अनेक स्थानों की यात्रा की। अब दोस्तों बात यह आती है कि वेंग सांग ने भारत में क्या देखा। उसने अपने यात्रा विवरण में भारत के बारे में लिखा है कि समाज व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, प्रशासन, धर्म, नगरों की स्थिति। उसकी पुस्तक का नाम है सी यू की, जिसे यात्रा विवरण के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय और हेंगशांग, इसकी बात करते हैं। हेंगशांग ने प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उस समय नालंदा भारत का सबसे बड़ा बौद्ध शिक्षा केंद्र था। वहां के प्रमुख आचार्य थे शीलभद्र। हेंगशांग ने उनसे शिक्षा प्राप्त की। हर्ष और हेंगसांग का संबंध देखते हैं। हेंगसांग जब भारत आया तो हर्षवर्धन ने उसका सम्मान किया। हर्ष स्वयं बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णु था और उसने हेंगसांग को संरक्षण दिया। हेंगसांग ने हर्ष के शासन की बहुत प्रशंसा की। इसी कारण हर्षवर्धन के समय सबसे महत्वपूर्ण विदेशी स्रोत जुआन जांग हेंगसांग। ओके, ये होगा इसका आंसर। अब दोस्तों थोड़ा हम लोग शासक और उनके विदेश यात्री देख लेते हैं। अगर हम शासक की बात करें और विदेश यात्री की बात करें, तो अगर हर्षवर्धन का देखें तो उनके में जो आया था विदेश यात्री वो था वेंग शांग। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो फाहियान। और मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इब्न बतूता। मारवर्तन कुलशेखर, मार्को पोलो आया था। महमूद गजनवी में अलब रूनी। ओके, चलिए देखिए अगर हम लोग बात करें तो पहला है हमारा फाहियान। अगर हम बी की बात करें तो फाहियान। देखिए फाहियान चीनी यात्री था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आया था। उनकी पुस्तक जो थी वो फोको फोको की, है ना, फोको की थी। इब्न बतूता की बात करें तो यह मोरक्को का यात्री था। भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। पुस्तक थी रिहला। मार्को पोलो जो थे हमारे वो इटली का यात्री था। दक्षिण भारत के पांडव शासक मारवर्मन कुलशेखर के समय आया था। तो चलो दोस्तों इसका अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को मेमोराइज कर लेते हैं। एक लाइन याद रखिए आप, हर्ष के दरबार में हेंगसांग आया और नालंदा में ज्ञान पाया। ओके, चलिए चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 274 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 274 की बात करें तो उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया।
इसका आंसर बताने के लिए चलिए भारत के ज्ञान के युग में चलते हैं। समय है लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी। जब दुनिया में गणित और खगोल विज्ञान का विकास हो रहा था, उसी समय भारत में एक महान गणितज्ञ का जन्म लेते हैं, आर्यभट्ट। वह ऐसा विद्वान थे जिन्होंने केवल गणना ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड को समझने के लिए गणित का प्रयोग किया। उन्होंने लगभग 499 ईस्वी में एक महान ग्रंथ लिखा, आर्यभट्टीय। इस ग्रंथ में गणित, बीजगणित और खगोल विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए। अब दोस्तों, आर्यभट्ट का बीजगणित में योगदान देख लेते हैं। आर्यभट्ट ने गणित में कई शाखाओं में योगदान दिया। बीजगणित, इसको अलजेब्रा बोलते हैं, उन्होंने समीकरणों और गणना की विधियों पर कार्य किया। विशेष रूप से अज्ञात राशियों की गणना, समीकरणों को हल करने की विधियां में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। ओके। शून्य और स्थान मूल प्रणाली। आर्यभट्ट के समय भारतीय गणित में संख्या प्रणाली तेजी से विकसित हो रही थी। उन्होंने बड़ी संख्या को लिखने और गणना करने की विधियों को आगे बढ़ाया। तीसरा है खगोल विज्ञान में योगदान। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की। यह उस समय के लिए बहुत उन्नत विचार था। अब दोस्तों, हम लोग थोड़ा आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ की बात कर लेते हैं, जो आर्यभट्टी है। रचना वर्ष जो था वो लगभग 499 ईस्वी। लेखक जो थे वो आर्यभट्ट। विषय जो था वो गणित और खगोल विज्ञान। थोड़ा महत्वपूर्ण बात देख लीजिए कि आर्यभट्ट ने यह ग्रंथ लगभग 23 वर्ष की आयु में लिखा था। हो सकता है कि आप भी 23 वर्ष के हो। समझ गए? चलिए, इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो आंसर है, भारत में बीज गणितीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया, वो है हमारे आर्यभट्ट। ओके। तो दोस्तों, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं। देखिए, एक ऑप्शन दे रखा है आपका चरक। देखिए, चरक जो होता था वो चिकित्सा विज्ञान से संबंधित थे। प्रसिद्ध ग्रंथ जो था वो चरक संहिता थे, और आयुर्वेद के महान विद्वान थे चरक। ओके। ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ये महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इनका योगदान भी गणित में बहुत महत्वपूर्ण था। प्रसिद्ध ग्रंथ जो था वो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ओके। ध्यान रखें, ब्रह्मगुप्त ने शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के नियमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वराहमिहिर, देखिए, प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री और ज्योतिष विधि थे, और ग्रंथ इनका था बृहस्य संहिता। गुप्तोत्तर काल के प्रमुख विद्वान थे ये। चलो दोस्तों, आप थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, एक कक्षा में 4 विद्वान बैठे हैं। चरक, जो दवा और चिकित्सा देख रहे हैं। आर्यभट्ट, जो गणितज्ञ हैं। वराहमिहिर, तारे। ब्रह्मगुप्त, गणित के नियम। बस याद रखिए, गणित का आर्य, आर्यभट्ट। ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 275। दोस्तों, 275 की बात करें तो इसमें है कि इसमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। दोस्तों, इसका आंसर देने के लिए चलिए 7वीं शताब्दी के भारत में चलते हैं। समय है सम्राट हर्षवर्धन का शासनकाल, 606 से 647 ईस्वी। यह वह समय था जब कन्नौज उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बन चुका था। हर्षवर्धन केवल महान योद्धा नहीं थे, बल्कि स्वयं भी साहित्य और कला के संरक्षक थे। उनके दरबार में कई विद्वान और लेखक रहते थे। इन्हीं में से एक महान संस्कृत लेखक थे बाणभट्ट। दोस्तों, अब थोड़ी बाणभट्ट की बात कर लेते हैं। तो बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि और संस्कृत साहित्यकार थे। उन्होंने हर्ष के जीवन और शासन का वर्णन करने वाली प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसको हर्षचरित बोलते हैं। अब हम लोग हर्षचरित का थोड़ा महत्व देख लेते हैं। हर्षचरित भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन के जीवन की, उनके परिवार की, उसके शासनकाल की और तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की। दोस्तों, बाण भट्ट की दूसरी प्रसिद्ध रचना है कादम्बरी। यह संस्कृत साहित्य की प्रसिद्ध गद्य रचना है। हर्षवर्धन और साहित्य देख लेते हैं। देखिए, हर्ष स्वयं साहित्यकार थे। उनकी प्रमुख रचनाएं देखिए रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, वो हो जाएंगे हमारे बाणभट्ट। ओके। तो अभी जो हम लोग के और भी ऑप्शन जो दे रखे हैं, जैसे कि आनंद भट्ट दे रखा है, तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं थे। ओके। वल्लाल दे रखा है, ये हर्षवर्धन के समय संबंधित नहीं थे, इसलिए आंसर गलत है। जयचंद्र, देखिए, जयचंद्र 12वीं शताब्दी के
गढ़वाल वंश के शासक थे। हर्षवर्धन के दरबार में इनका कोई संबंध नहीं था। ओके, इसलिए गलत है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने इसको मेमोराइज करने। याद रखिए, हर्ष के दरबार में बाण चला लेकिन युद्ध का नहीं, साहित्य का। इसलिए हर्ष प्लस बाण हर्ष चरित। ओके, ऐसे ध्यान रख सकते हो आप लोग। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 276 पे। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? दोस्तों इसका आंसर देने से पहले चलिए गुप्त काल के स्वर्ण युग में चलते हैं। समय लगभग 4वीं और 5वीं शताब्दी ईस्वी। भारत में गुप्त साम्राज्य अपनी शक्ति और संस्कृति के शिखर पर था। उस समय सिंहासन पर बैठे थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। शासनकाल लगभग 375 से 415 ईस्वी। उनके शासनकाल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस समय साहित्य का विकास हुआ, कला और विज्ञान आगे बढ़े, गणित और खगोल विज्ञान में प्रगति हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विद्वानों को संरक्षण दिया। उनके दरबार में प्रसिद्ध विद्वानों का समूह था जिन्हें कहा जाता था नवरत्न। इनमें कई महान साहित्यकार, वैज्ञानिक और विद्वान शामिल थे। वराहमिहिर अब बात ये आती है कि वराहमिहिर कौन थे? वराहमिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। वे महान खगोल शास्त्री और ज्योतिषविद थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों के प्रमुख नाम थे कालिदास, जो महान संस्कृत कवि थे। वराहमिहिर खगोल शास्त्री, धनवंतरी चिकित्सा विद्वान, अमर सिंह शब्दकोश लेखक, घटरपर और शंकु। ओके, अन्य नामों के बारे में इतिहासकारों में मतभेद भी मिलता है। ओके, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में कौन शामिल था, वो थे हमारे वराहमिहिर। इनके थोड़ा अन ऑप्शन जो दे रखे हैं उसको देख लेते हैं। मोगललान, देखिए मोगललान बौद्ध धर्म से संबंधित नाम है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में शामिल नहीं थे। विशाख दत्त, देखिए विशाख दत्त संस्कृत नाटककार थे। उनकी प्रसिद्ध रचना थी मुद्रा राक्षस। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास से संबंधित नहीं है। अगर हम ब्रह्मगुप्त की बात करें तो देखिए, ब्रह्मगुप्त महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, लेकिन वे चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में शामिल नहीं थे। उनका समय बाद का था, 7वीं शताब्दी। ओके, चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं। सोचिए विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न बैठे हैं। एक कविता लिख रहा है कालिदास, एक तारों को देख रहा है वराहमिहिर, एक दवा बना रहा है धन्वंतरी। याद रखिए विक्रम के वराह ने तारों को निहारा, अर्थात विक्रमादित्य वराहमिहिर। ओके, क्वेश्चन नंबर 277 है कि गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम क्या था? दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने इसको भी पढ़ लिया है, तो क्या करिए कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 277 का आंसर क्या होगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों हम लोग 278 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका आंसर देने से पहले चलिए गुप्त साम्राज्य के विस्तार के समय चलते हैं। समय लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी। गुप्त वंश की स्थापना हो चुकी थी लेकिन अभी उसका विस्तार बहुत बड़ा नहीं था। सिंहासन पर बैठे हैं चंद्रगुप्त प्रथम। उन्होंने गुप्त साम्राज्य को मजबूत आधार दिया। उनके बाद उनका पुत्र समुद्रगुप्त लगभग 335 से 375 ईस्वी, और यहीं से गुप्त साम्राज्य की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। समुद्रगुप्त महान विजेता। देखिए समुद्रगुप्त केवल राजा नहीं बल्कि एक महान सैन्य प्रतिभा वाला शासक था। उसने अनेक राजाओं पर विजय प्राप्त की और गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी विजयों की जानकारी हमें मिलती है प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ लेख से। इसे लिखा था हरिश्रेण, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? देखिए दोस्तों बात आती है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की लगातार सैन्य विजयों को देखकर उसे भारत का नेपोलियन कहा। जिस प्रकार नेपोलियन अपनी सैन्य विजय के लिए प्रसिद्ध था, उसी प्रकार समुद्रगुप्त भी अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध था। समुद्रगुप्त की प्रमुख उपलब्धियां: आर्यावर्त विजय, उत्तर भारत के कई राजाओं को पराजित किया। दक्षिण भारत अभियान, दक्षिण भारत के कई राजाओं को हराया, लेकिन उन्होंने पूरी तरह अपने साम्राज्य में मिलाने की बजाय अधीनता स्वीकार कराई। अश्वमेध यज्ञ,
देखिए, समुद्रगुप्त ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाया। इसके सिक्के भी जारी कराए। ओके। समुद्रगुप्त की प्रमुख उपलब्धियां देख लेते हैं। प्रक्रमांक, अप्रतिरथ, स्वराजोचेष्टा, लिच्छवी दौर्य। ओके। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा, भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है, वो हो जाएगा समुद्रगुप्त, क्योंकि उसकी सैन्य विजयों की संख्या बहुत अधिक थी। ओके। दोस्तों, थोड़ा हम लोग अपने जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको देखते हैं। जो स्कंदगुप्त जो थे, देखिए स्कंदगुप्त गुप्त वंश का महान शासक था। उसने हूणों के आक्रमण को रोका था, लेकिन उसे भारत का नेपोलियन नहीं कहा जाता। चंद्रगुप्त, देखिए चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का महत्वपूर्ण शासक था। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, लेकिन उसकी पहचान भारत के नेपोलियन के रूप में नहीं हुई। कुमारगुप्त की बात करें तो देखिए, कुमारगुप्त प्रथम ने लंबे समय तक शासन किया। उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित योगदान दिया, लेकिन यह उपाधि उसे नहीं मिली। ओके। तो दोस्तों, आप थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, एक स्टोरी सुनिए आप। एक राजा है जिसके हाथ में तलवार है और उसके पीछे पूरा भारत नक्शे में फैल रहा है। नाम याद रखें, समुद्र की तरह फैली विजय समुद्रगुप्त, मतलब भारत का नेपोलियन। ओके। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 279 पे चलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। इसका आंसर देने से पहले चलिए गुप्त काल के स्वर्ण युग में चलते हैं। समय है लगभग चौथी पांचवी शताब्दी ईस्वी को। गुप्त साम्राज्य अपने चरण पर था। सिंहासन पर थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। शासन काल लगभग इनका था 375 से 415 ईस्वी। वह गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उन्होंने केवल युद्धों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक संबंधों के माध्यम से भी अपनी शक्ति बढ़ाई। दोस्तों, अगर हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की वैवाहिक नीति। उस समय भारत में कई शक्तिशाली राज्य मौजूद थे, विशेष रूप से नागवंश, वकाटक वंश। ये मध्य भारत और दक्कन क्षेत्र में प्रभावशाली थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जानते थे कि पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों को हराने के लिए इन क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करना जरूरी है। इसलिए उन्होंने विवाह संबंधों का उपयोग किया। कुबेर नागा से विवाह किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया कुबेर नागा से। वह नाग वंश की राजकुमारी थी। इस विवाह से चंद्रगुप्त द्वितीय को मध्य भारत में राजनीतिक समर्थन मिला। अब दोस्तों, हम लोग प्रभावती गुप्त का विवाह देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा की पुत्री थी प्रभावती गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह कराया वकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से। अब दोस्तों, एक ही देखते हैं प्रभावती गुप्त का महत्व क्या था इसमें। देखिए, यह केवल पारिवारिक संबंध नहीं था, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक रणनीति थी। इस विवाह से गुप्तों का प्रभाव दक्कन क्षेत्र में बढ़ा। वकाटक और गुप्त संबंध मजबूत हुए। शक क्षत्रपों के विरुद्ध गुप्तों की स्थिति मजबूत हुई। तो दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद क्या हुआ। देखिए, रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके पुत्र छोटे थे। इस स्थिति में प्रभावती गुप्ता ने कुछ समय तक वकाटक राज का शासन संभाला। इस कारण वह प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण महिला शासकों में गिनी जाती हैं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा, वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी, वो प्रभावती गुप्त। ओके। इनके थोड़े ऑप्शन और देख लेते हैं जो आए हुए हैं। एक है कि लोपामुद्रा। देखिए, लोपामुद्रा प्राचीन वैदिक साहित्य से संबंधित नाम है। वह ऋषि अगस्त्य की पत्नी के रूप में प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री नहीं है, लेकिन वो रुद्रमा देवी की बात करें तो रुद्रमा देवी दक्षिण भारत की प्रसिद्ध महिला शासक थी। वह काकतीय वंश से संबंधित थी। उनका संबंध मध्यकालीन भारत से था। ओके। पार्वती गुप्त की बात करते हैं। यह नाम चंद्रगुप्त द्वितीय से पुत्र से संबंधित था ही नहीं कुछ। यह नाम चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री से नाम संबंधित था ही नहीं, तो ये आंसर भी गलत था। ओके। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा इसको मेमोराइज कर लेते हैं। एक राजा अपनी बेटी को दूसरे राज्य में भेजता है ताकि दोनों राज्यों की शक्ति जुड़ जाए। याद रखिए, गुप्त की प्रभाव में वकाटक प्रभावित हुए। ओके। अर्थात प्रभावती गुप्त वकाटक संबंध। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 280 पे चलते हैं। दोस्तों, 280 की बात करें तो प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखाई। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग पीछे देख भी चुके हैं, तो चलिए एक बार फिर से चलिए प्राचीन भारत के राज दरबार में चलते हैं। समय है लगभग गुप्त काल, वही चौथी पांचवी शताब्दी ईस्वी।
भारत में बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हो रहे थे। राजा अपनी विजयों, युद्धों और उपलब्धियों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए राजाओं ने अपने दरबार के विद्वान कवियों से अपनी प्रशंसा में लेख लिखवाए। इन लेखों को कहा गया प्रशस्ति। अब दोस्तों बात आती है प्रशस्ति क्या होती है। प्रशस्ति का अर्थ है किसी शासक की प्रशंसा में लिखा गया लेख। इन्हें अक्सर पत्थरों पर, स्तंभों पर, ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण कराया जाता था। इनमें राजा की विजय, वंशावली, उपलब्धियां, प्रशासन का वर्णन मिलता है। दोस्तों अब हम देखते हैं गुप्त वंश और प्रशस्ति। देखिए, गुप्त शासकों ने अपनी उपलब्धियों को दर्ज कराने के लिए प्रशस्तियों का विशेष उपयोग किया। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है प्रयाग प्रशस्ति। यह संबंधित है समुद्रगुप्त से। अब दोस्तों चलिए प्रयाग प्रशस्ति की कहानी चलते हैं। समुद्रगुप्त एक महान विजेता था। उसकी विजयों का वर्णन उनके दरबारी कवि हरिशेर ने किया। यह लेख अशोक के स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इससे हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में, दक्षिण भारत के अभियानों के बारे में, उनके साम्राज्य विस्तार के बारे में। तो दोस्तों प्रशस्ति में अपनी उपलब्धियां लिखवाने वाला राजवंश कौन था? वो गुप्त वंश था, क्योंकि गुप्त शासकों ने अपनी विजय और उपलब्धियों को प्रशस्तियों में के माध्यम से दर्ज कराया। इनके थोड़े और जो हमारे ऑप्शन आए हैं वो क्यों गलत हैं वो देख लेते हैं। देखिए, राजपूत काल में भी प्रशस्तियां लिखी गई, लेकिन आप अरबी का संदर्भ मुख्य रूप से गुप्त काल और प्रयाग प्रशस्ति से जुड़ा हुआ है। ओके। देखिए, मुगल वंश की बात करें तो मुगलों ने अपने इतिहास के लिए फारसी ग्रंथों और इतिहास लेखक की परंपरा अपनाई। प्रशस्ति शैली मुख्य रूप से प्राचीन भारतीय परंपरा थी। खिलजी वंश की बात करें तो देखिए, खिलजी दिल्ली सल्तनत के शासक थे, तो इनके इतिहास के स्रोत अलग अलग प्रकार के थे। ओके। यहाँ पर थोड़े प्रमुख प्रशस्तियों की बात कर लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो शासक जो थे इस टाइम के वो समुद्रगुप्त था। लेखक जो थे हरिशेर। भाषा संस्कृत और स्थान इलाहाबाद स्तंभ। लाहौल प्रशस्ति की बात करें तो शासक पुलकेशिन द्वितीय। लेखक रवि कीर्ति और स्थान था कर्नाटक। हाथिंग गुफा अभिलेख की बात करें तो शासक जो थे वो खारवेल। स्थान उड़ीसा और भाषा जो थी वो प्राकृत। ओके। इस क्वेश्चन को मेमोराइज कर लेते हैं। देखिए, राजा अपनी कहानी खुद नहीं लिखता था। वह अपने कवि को बुलाता था और कहता था मेरी विजय को पत्थर पे लिख दो। कवि लिखता था प्रशंसा और लेख, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रशस्ति। और गुप्त राजा अपनी विजय के लिए सबसे प्रसिद्ध हुए। बस इतना ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 281 चलते हैं। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? इसका आंसर, दोस्तों इसका आंसर देने के लिए चलिए गुप्त काल के उस समय चलते हैं जब राजा केवल युद्ध नहीं, कला में भी निपुण होते थे। समय है लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी। सिंहासन पर बैठे थे समुद्रगुप्त लगभग 335 से 375 ईस्वी। वह गुप्त वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। उनकी पहचान केवल विजेता रूप में नहीं थी, बल्कि वे महान योद्धा, कुशल प्रशासक, संगीत प्रेमी और वीणा वादक भी थे। समुद्रगुप्त की संगीत प्रतिभा का प्रमाण मिलता है उनके वीणा प्रकार के सिक्कों से। इन सिक्कों में समुद्रगुप्त को स्वयं वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि वह संगीत कला में भी रुचि रखते थे। दोस्तों समुद्रगुप्त महान विजेता। देखिए, समुद्रगुप्त को उसकी विजयों के कारण कहा जाता है भारत का नेपोलियन। यह उपाधि इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने दी थी। उसने उत्तर भारत के कई राजाओं को हराया, दक्षिण भारत में अभियान चलाए, गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। अब देखते हैं समुद्रगुप्त की विजयों का स्रोत। उसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। इसके लेखक थे हरिश्चंद्र, जो चंद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों गुप्त वंश का कौन सा राजा अच्छा वीणा वादक था? तो आंसर होगा हमारा समुद्रगुप्त, क्योंकि उसके सिक्कों से उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अब हम लोग देखते हैं जो तीन ऑप्शन और बचते हैं वो गलत क्यों हैं। देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात यहाँ हो रही है। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता था। वह गुप्त वंश का महान शासक था। उसके दरबार में 9 रत्न थे, लेकिन वीणा वादक के लिए समुद्रगुप्त प्रसिद्ध प्रसिद्ध है। कुमारगुप्त, ये कुमारगुप्त प्रथम ने लंबे समय तक शासन किया। नालंदा विश्वविद्यालय में उसका संबंध माना जाता है, लेकिन वह वीणा वादक के लिए प्रसिद्ध नहीं था। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो देखिए, चंद्रगुप्त यह गुप्त वंश का महत्वपूर्ण शासक था।
उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, लेकिन संगीत प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध नहीं था। ओके, चलिए थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं दोस्तों। एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में वीणा। याद रखिए, समुद्रगुप्त ने युद्ध में विजय और वीणा में मधुरता दोनों दिखाई, इसलिए समुद्र प्लस संगीत, समुद्रगुप्त प्लस वीणा। ओके, अगर एग्जाम में आपके आता है वीणा बजाता हुआ राजा, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। ओके, चलिए याद रखिएगा आप लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 282 पर। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? दोस्तों चलिए इतिहास के उस दौर में चलते हैं जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था। समय है लगभग 34 शताब्दी ईस्वी। भारत में एक नया शक्तिशाली राजवंश उभर रहा था, गुप्त वंश। इस समय भारत ने केवल राजनीतिक शक्ति ही नहीं, बल्कि साहित्य, कला, विज्ञान, गणित, साहित्य, कला, व्यापार, हर क्षेत्र में बड़ी प्रगति की। इसी कारण इतिहासकारों ने गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा। गुप्त साम्राज्य का उदय। देखिए, गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई श्रीगुप्त द्वारा, लेकिन उसे वास्तविक शक्ति और विस्तार मिला चंद्रगुप्त प्रथम से। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और गुप्त साम्राज्य को मजबूत आधार दिया। दोस्तों बात करते हैं गुप्त काल के महान शासकों की। पहला आता है समुद्रगुप्त, 335 से 375 ईस्वी। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, क्योंकि उसने अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त की। उसकी उपलब्धियों की जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। लेखक थे हरिश्चंद्र। दूसरे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, 375 से 415 ईस्वी। उन्हें कहा जाता है विक्रमादित्य। इनके समय गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। उन्होंने शक क्षत्रपों को हराया, पश्चिमी भारत को साम्राज्य में मिलाया। उनके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान थे नवरत्न, जिनमें प्रमुख थे कालिदास, वरामिहिर, धनवंतरी, अमर सिंह। ओके, थोड़ा हम साहित्य विकास देख लेते हैं। देखिए, गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का बहुत विकास हुआ। कालिदास कालिदास की बात करें तो गुप्त काल के महान कवि और नाटककार थे। उनकी प्रमुख रचनाएं थी अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभवम। ओके, अगर हम कला और चित्रकला का विकास देखें तो गुप्त काल में कला अपने उच्च स्तर पहुंची। चित्रकला प्रमुख स्थान जो थे अजंता की गुफाएं, महाराष्ट्र में स्थित, बौद्ध चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। बाग की गुफाएं, मध्य प्रदेश में स्थित, सुंदर भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम मूर्ति कला का विकास देखें तो मूर्ति काल, देखिए गुप्त काल में मूर्ति कला की एक विशेष शैली विकसित हुई। प्रमुख केंद्र थे मथुरा, सारनाथ। इस काल की मूर्तियों में शांति, आध्यात्मिक भाव और सुंदरता दिखाई देती है। तो देखिए दोस्तों, अब विज्ञान और गणित में योगदान देखें तो गुप्त काल को विज्ञान का भी स्वर्ण युग कहा जाता है। आर्यभट्ट जो महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, उनकी प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टी में उन्होंने बताया पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ग्रहों की गति का अध्ययन किया, गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों दशमलव प्रणाली और शून्य। गुप्त काल में गणित का बहुत विकास हुआ। भारतीय गणितज्ञों ने शून्य की अवधारणा, दशमलव प्रणाली को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वरामिहिर, देखिए वरामिहिर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, उनकी प्रसिद्ध रचना थी बृहत संहिता। उन्होंने खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान और ज्योतिषी पर कार्य किया। आर्थिक समृद्धि की बात करें तो गुप्त काल में व्यापार बढ़ा, सोने के सिक्के जारी किए गए और कृषि उद्योग विकसित हुए। गुप्त शासकों के सोने के सिक्के दिनार कहलाते थे। अब दोस्तों धर्म सहिष्णुता की बात करें तो गुप्त शासक मुख्य रूप से वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म को भी संरक्षण दिया। दोस्तों इसका आंसर प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कौन था? वो था गुप्त साम्राज्य, 4वीं शताब्दी। क्योंकि इस समय भारत ने कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति में असाधारण प्रगति की थी। अगर इसके 3 ऑप्शन की बात करें तो देखिए मौर्य साम्राज्य, 3वीं शताब्दी पहला। ये गलत क्यों है? देखिए मौर्य काल बहुत महत्वपूर्ण था। अशोक जैसे महान शासक हुए, लेकिन इसे स्वर्ण युग नहीं कहा गया था। चोल साम्राज्य, 3वीं शताब्दी। देखिए चोल दक्षिण भारत का शक्तिशाली राजवंश था। इसका उत्कर्ष मध्यकाल में हुआ। ओके, लेकिन ये गलत है। कुषाण साम्राज्य, 1ली शताब्दी। देखिए कुषाण काल में कनिष्क जैसे महान शासक हुए, बौद्ध धर्म का विकास हुआ, लेकिन स्वर्ण युग की उपाधि गुप्त काल को ही दी जाती है। ओके, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं।
कल्पना कीजिए एक राजा के दरबार में कालिदास कविता लिख रहे हैं, आर्यभट्ट तारों को देख रहे हैं, कलाकार अजंता में चित्र बना रहे हैं, सोने के सिक्के चल रहे हैं। यह पूरा दृश्य क्या होता है? गुप्त काल, भारत का स्वर्ण युग। क्वेश्चन नंबर 283, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसको हम लोगों ने काफी बार पढ़ लिया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि 283 का कौन सा आंसर होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 284 नंबर है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासन ने की थी? तो इसको भी हम लोगों ने काफी बार पढ़ लिया है, तो इसका भी आंसर 283 और 284 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा। इसी में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। इसी में क्वेश्चन बनता है कि नालंदा में कौन से बौद्ध विचार पढ़ाए जाते थे? देखिए, नालंदा मुख्य रूप से महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, लेकिन यहाँ केवल बौद्ध धर्म ही नहीं बल्कि अन्य विषयों को भी शिक्षा दी जाती थी। अब दोस्तों बात आती है नालंदा का विनाश। तो ये समय के साथ नालंदा कमजोर हुआ। लगभग 1193 ईस्वी में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। यह घटना भारतीय शिक्षा इतिहास की एक बड़ी क्षति मानी जाती है। ओके, तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 285 पे। क्वेश्चन नंबर 285 कह रहा है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। तो दोस्तों इसका आंसर देने के लिए आप कल्पना कीजिए, समय है 7वीं शताब्दी ईस्वी। उत्तर भारत में एक शक्तिशाली शासक शासन कर रहा है, हर्षवर्धन। उसकी राजधानी थी कन्नौज। हर्ष के समय कन्नौज केवल एक शहर नहीं था बल्कि उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र बन चुका था। यहाँ से पूरे उत्तर भारत पर प्रभाव डाला जा सकता था। लेकिन वर्ष 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। हर्ष का कोई मजबूत उत्तराधिकारी नहीं था। उसके बाद उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। अब कई शक्तिशाली राजवंश चाहते थे कि जो कन्नौज को नियंत्रण करेगा वही उत्तर भारत में अपनी शक्ति स्थापित करेगा। यहीं से शुरू हुआ कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था। देखिए, तीन शक्तिशाली राजवंशों के बीच कन्नौज को लेकर संघर्ष हुआ। गुर्जर प्रतिहार वंश, दूसरा था पाल वंश और तीसरे थे राष्ट्रकूट वंश। तो अगर हम गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो इनका क्षेत्र जो था वो पश्चिमी भारत और राजस्थान। प्रमुख शासक जो थे वो नाग भट्ट द्वितीय। पाल वंश की बात करें तो क्षेत्र था बंगाल और बिहार। और प्रमुख शासक की बात करें तो धर्मपाल। राष्ट्रकूट वंश जो थे उसका क्षेत्र जो था वो दक्कन था। प्रमुख जो शासक था वो ध्रुव और गोविंद तृतीय। ओके, अब दोस्तों बात ये आती है कन्नौज इतना महत्वपूर्ण क्यों था। अगर हम कन्नौज की महत्ता का कारण देखें तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा राजनीतिक महत्व। कन्नौज पर अधिकार का अर्थ था कि उत्तर भारत में प्रभुत्व है। आर्थिक महत्व की बात करें तो यह व्यापारिक मार्गों से जुड़ा हुआ था। अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह गंगा घाटी के महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित था। देखिए, अगर हम संघर्ष की कहानी की बात करें तो देखिए, पाल शासक धर्मपाल धर्मपाल ने कन्नौज पर प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया। उसने अपने समर्थक शासक को कन्नौज की गद्दी पर बैठाया। प्रतिहारों का उदय, देखिए गुर्जर प्रतिहार शासकों ने कभी कन्नौज पर अधिकार के लिए संघर्ष किया। अंत में प्रतिहारों ने उत्तर भारत में अपनी शक्ति मजबूत की। राष्ट्रकूटों का आक्रमण, दक्कन के राष्ट्रकूट शासकों ने भी उत्तर भारत में अभियान चलाए। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और गोविंद तृतीय ने उत्तर भारत में अपनी शक्ति दिखाई। तो दोस्तों प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट किस स्थान के लिए लड़े? वो था हमारा कन्नौज। क्योंकि तीनों राजवंशों के बीच कन्नौज पर अधिकार के लिए लगभग 8वीं-10वीं शताब्दी तक संघर्ष हुआ। इसे कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। ओके, चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं इसको थोड़ा मेमोराइज करने। देखिए, तीन राजा एक सिंहासन के लड़ रहे थे। सिंहासन है कन्नौज। याद रखिए, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। कन्नौज की कुर्सी की लड़ाई। ओके, ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 286 चलते हैं। दोस्तों 286 की बात करते हैं। चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। वो साम्राज्य कौन सा था?
इसका आंसर देने से पहले ये आप एक कल्पना कीजिए कि समय है चौथी शताब्दी ईस्वी की शुरुआत। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कोई बड़ी शक्ति नहीं थी। एक समय जिस मगध ने पूरे भारत को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में जोड़ा था, अब वह कई छोटे-छोटे राज्यों में बढ़ चुका था। ऐसे समय में उत्तर भारत के क्षेत्र में एक नया राजवंश उभरता है, गुप्त वंश। यही वंश आगे चलकर भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बना। अब देखिए दोस्तों, गुप्त वंश का प्रारंभ देखते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वो श्री गुप्त थे। उन्होंने शुरुआत में एक छोटे राज्य की स्थापना की थी। यह छोटा राज्य स्थित था मगध क्षेत्र में। धीरे धीरे गुप्त शासकों ने अपनी शक्ति बढ़ाई और एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। बात ये आती है मगध का महत्व क्यों था। देखिए, मगध प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। यहीं से शासन किया जाता था। हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश जैसे महान राजवंशों ने शासन किया। मगध की विशेषताओं की बात करते हैं तो उपजाऊ भूमि, लोहे के संसाधन, व्यापारिक मार्ग, मजबूत राजनीतिक आधार। इसी कारण गुप्तों ने भी मगध को अपने उदय का केंद्र बनाया। अब दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का विस्तार देख लेते हैं। देखिए, श्री गुप्त के बाद घटोत्कच और फिर चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त शक्ति को मजबूत किया। चंद्रगुप्त प्रथम के समय गुप्त साम्राज्य का विस्तार तेजी से हुआ। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा मगध, क्योंकि गुप्त वंश का प्रारंभिक केंद्र मगध क्षेत्र था। ओके, चलिए हम लोग इसका थोड़ा मेमोराइज करते हैं। मौर्यों के बाद देखिए, मौर्यों के बाद मगध खाली हो गया था। फिर आए श्री गुप्त ने मगध से शुरुआत की और गुप्तों ने भारत में स्वर्ण युग बनाया। याद रखिए, गुप्त शुरुआत मगध से। ओके, ऐसे चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 287 पे। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था। देखिए, इसका आंसर देने से पहले आप कल्पना कीजिए, समय है चौथी शताब्दी ईस्वी। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कई छोटे छोटे बड़े राज्य उभर चुके थे, लेकिन एक बार फिर मगध की भूमि से एक नया साम्राज्य जन्म लेता है, गुप्त साम्राज्य। गुप्त शासकों ने उसी क्षेत्र को अपना आधार बनाया जिसने पहले भी भारत के बड़े साम्राज्यों को जन्म दिया था। वह क्षेत्र था मगध और उसकी प्रसिद्ध राजधानी थी पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना, जो बिहार में है। अब देखिए दोस्तों, पाटलिपुत्र का महत्व देखते हैं। देखिए, पाटलिपुत्र प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगरों में से एक था। इसका महत्व इसलिए था क्योंकि यह गंगा नदी के किनारे स्थित था। व्यापार और आवागमन के लिए बहुत सुविधाजनक था। यहाँ से पूरे उत्तर भारत पर नियंत्रण करना आसान था। इसी कारण मौर्य वंश, गुप्त वंश दोनों ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। तो दोस्तों, गुप्त वंश की राजधानी कौन सा नगर था, वो हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र, क्योंकि गुप्त साम्राज्य का मुख्य प्रशासनिक केंद्र पाटलिपुत्र था। ओके, अब इसका थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं क्वेश्चन को। सोचिए, मगध का राजा गंगा किनारे बने विशाल नगर से पूरे भारत को नियंत्रण कर रहा है। वह नगर है पाटलिपुत्र। याद रखिए, गुप्तों का गढ़ पाटलिपुत्र। 288 की बात करें, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उसके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था। तो दोस्तों, इसका आंसर देने के लिए आप कल्पना कीजिए, समय है 7वीं शताब्दी ईस्वी। उत्तर भारत में एक शक्तिशाली शासक शासन कर रहा था जिसका नाम है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में उत्तर भारत के बड़े हिस्सों को एकजुट किया था। उनकी राजधानी थी कन्नौज। लेकिन वर्ष 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हर्ष कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था। दोस्तों, अब बात यह आती है कि हर्ष की मृत्यु के बाद क्या हुआ। हर्ष की मृत्यु के बाद उसका विशाल राज्य धीरे धीरे टूट गया। अब भारत में कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इन राज्यों में प्रमुख शासक थे राजपूत। इसी कारण लगभग 7वीं से 12वीं शताब्दी के काल को भारतीय इतिहास में राजपूत काल कहा जाता है। दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं राजपूत काल की प्रमुख शक्तियां। इस समय कई राजपूत वंश से शक्तिशाली हुए। मुख्य थे गुर्जर प्रतिहार वंश। क्षेत्र था राजस्थान, पश्चिम भारत। प्रमुख शासक था नागभट्ट प्रथम और मिहिर भोज। पाल वंश की बात करें तो क्षेत्र था बंगाल, बिहार। संस्थापक था गोपाल। राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो क्षेत्र था दक्कन।
प्रमुख शासक जो था वो ध्रुव थे और गोविंद तृतीय। दोस्तों जैसे मैंने बताया त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों में। अब बात ये आती है, अंधकार युग क्यों कहा गया? देखिए पूरे इतिहासकारों ने हर्ष के बाद के समय को अंधकार युग कहा, क्योंकि राजनीतिक एकता कमजोर हुई, छोटे छोटे राज्यों में विभाजन हुआ, आपसी संघर्ष बढ़े। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस शब्द को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इस समय भी कला, साहित्य, मंदिर निर्माण और क्षेत्रीय संस्कृतियां का विकास हुआ। तो दोस्तों हर्ष की मृत्यु के बाद कौन प्रभुत्व में आए? राजपूत। क्योंकि हर्ष के बाद उत्तर भारत में कई राजपूत वंश शक्तिशाली हुए। इसको थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं। सोचिए एक बड़ा राजा हर्ष चला गया, उसका सम्राट टूट गया। अब कई छोटे राजा आए और कन्नौज की गद्दी के लिए लड़ने लगे। याद रखिए, हर्ष गया, राजपूत आया। ओके दोस्तों, 289 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का ईसवी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। वो कमेंट में आप लिखिएगा 289 और उसका आंसर लिख दीजिएगा ये है। ओके, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 290 नंबर क्वेश्चन पे। 290 की बात करें तो चीनी यात्री सिंह में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। देखिए दोस्तों, ये हमारा गुप्त और गुप्तोत्तर काल का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे और थोड़ा पूरा गुप्त और गुप्तोत्तर काल को रिवीजन कर लेंगे इसी क्वेश्चन में। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। ओके, मैं पूरा इसको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, इसका आंसर देने के लिए कल्पना कीजिए कि समय है 7वीं शताब्दी ईस्वी की। भारत उस समय केवल राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में भी विश्व का प्रमुख केंद्र बना था। दूर चीन से कई बौद्ध यात्री भारत आते थे ताकि वे बौद्ध धर्म को समझ सकें, संस्कृत भाषा सीख सकें, भारतीय ग्रंथों का अध्ययन कर सकें। इन्हीं यात्रियों में से एक थे सिंह। अब बात क्या आती है, सिंह भारत क्यों आया? देखिए सिंह एक चीनी बौद्ध यात्री था। उसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना, संस्कृत भाषा सीखना, भारतीय बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना। वह समुद्री मार्ग से भारत आया। उसका जो मार्ग था वो चीन, सुमात्रा, श्रीलंका, फिर भारत। ओके, ये उसका मार्ग था। एक दृश्य देखते हैं, ताम्रलिपि का दृश्य। जब सिंह भारत पहुंचा तो वह पहुंचा था ताम्रलिप्ति पे, वर्तमान पश्चिम बंगाल का तमलुक क्षेत्र। ओके, उस समय ताम्रलिप्ति भारत का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। यहाँ से भारत का व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में होता था। सिंह ने यहाँ लगभग 3 वर्ष रहकर संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। ताम्रलिप्ति का महत्व देखते हैं। देखिए प्राचीन भारत में ताम्रलिप्ति का महत्व प्रमुख समुद्री व्यापार केंद्र, विदेश जाने का प्रमुख बंदरगाह और बौद्ध यात्रियों का प्रवेश मार्ग के रूप में था। तो दोस्तों सिंह ने 3 वर्ष कहाँ रहकर संस्कृत सीखी? ताम्रलिप्ति में। क्योंकि भारत आने के बाद सिंह ताम्रलिप्ति में रुका और वहीं संस्कृत का अध्ययन किया। ओके, तो दोस्तों चलिए इसका थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं। याद रखिए, सिंह आया समुद्र के रास्ते, ताम्रलिप्ति में रुका और संस्कृत सीखी। इत प्लस ता, सिंह है ना, ताम्रलिप्ति। अब दोस्तों एक बार हम लोग थोड़ा रिवीजन करते हैं पूरा गुप्त और गुप्तोत्तर समाज। दोस्तों सोचिए, भारत एक विशाल नदी की तरह है। मौर्य साम्राज्य जैसी विशाल धारा जब कमजोर हुई तो भारत में कई छोटी धाराएं बनने लगी। लेकिन फिर एक नया साम्राज्य आया जिसने भारत को फिर से एकता, संस्कृति, विज्ञान और कला के शिखर तक पहुंचाया। यह कहानी है गुप्त साम्राज्य से लेकर गुप्तोत्तर काल तक की। दोस्तों इसके अध्याय 1 की बात करते हैं, मौर्य के बाद भारत की स्थिति। देखिए मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक स्थिरता आ गई। कई छोटे छोटे राज्य बनने लगे। इसी समय उत्तर भारत के मगध क्षेत्र में एक नया वंश उदय हुआ, गुप्त वंश। गुप्तों ने उसी भूमि से शुरुआत की जहां से पहले मौर्य ने विशाल साम्राज्य बनाया था। गुप्त वंश की शुरुआत देखते हैं। देखिए गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। लेकिन गुप्त साम्राज्य को वास्तविक शक्ति मिली चंद्रगुप्त प्रथम से। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। यहीं से गुप्त साम्राज्य एक शक्तिशाली समाज बनने लगा। तो ये गुप्तों की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र, गंगा नदी किनारे बसा हुआ नगर पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। याद रखें, मौर्य प्लस गुप्त पाटलिपुत्र। दोस्तों समुद्रगुप्त गुप्तों का महान विजेता।
चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र बना समुद्रगुप्त। यह केवल राजा नहीं था बल्कि महान योद्धा और कला प्रेमी भी था। उसने आर्यावर्त के कई राजाओं को हराया, दक्षिण भारत में अभियान चलाया। उसकी विजयों का वर्णन मिलता है प्रयाग प्रशस्ति, जिसे लिखा था हरिश्रेण, या इलाहाबाद स्तंभ शिलालेखों के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अब देखते हैं समुद्रगुप्त का दूसरा रूप। युद्ध के मैदान में वह योद्धा था, लेकिन कला में वह संगीत प्रेमी था। उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, इसलिए उसे महान विजेता, वीणा वादक दोनों रूप में याद किया जाता है। और दोस्तों बात करते हैं भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त की। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को कहा भारत का नेपोलियन, क्योंकि उसकी सैन्य विजयों की संख्या बहुत अधिक थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य समुद्रगुप्त के बाद आए। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे कहा जाता है विक्रमादित्य, उसके समय गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच चुका। अब देखते हैं शकों का विजय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को हराया। उसने गुजरात और पश्चिम भारत को अपने साम्राज्य में मिला लिया। कुबेरनामा और प्रभावती गुप्ता को देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजनीतिक संबंध मजबूत करने के लिए नागवंश की राजकुमारी कुबेरनामा से विवाह किया। उनकी पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, जिसका विवाह हुआ वकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से। अब दोस्तों गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग की बात करते हैं। अब कल्पना कीजिए कि भारत में चारों तरफ विकास हो रहा है, साहित्य, विज्ञान, गणित, कला, स्थापत्य। इसी कारण गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। गुप्त काल के सिक्के देख लेते हैं। देखिए गुप्तों की अर्थव्यवस्था मजबूत थी। उनके सिक्कों में सोने के सिक्के दिनार और चांदी के सिक्के रूपा कहलाते थे। गुप्त प्रशासन में संधि विग्रहिक का काम था शांति और युद्ध के मामलों को देखना। महादंड नायक का था मुख्य न्याय अधिकारी। उपारी की बात करें तो प्रांतीय प्रशासन और न्याय व्यवस्था देखता था। अब हम लोग गुप्त काल के कर देख लेते हैं। देखिए गुप्त काल में उपद्रंग का अर्थ था भूमि कर, जबकि विष्टिकार का अर्थ था बेगार के रूप में लिया जाने वाला कर। प्रशासनिक क्षेत्र देखते हैं। देखिए गुप्तोत्तर काल में भुक्ति का अर्थ था प्रांत। देखिए अग्रहार भूमि जो था वो कर मुक्त भूमि जो दी जाती थी ब्राह्मणों को, वो था। अब दोस्तों हम लोग गुप्त साम्राज्य के बाद की बात करते हैं। अब कहानी बदलती है। गुप्त साम्राज्य कमजोर हुआ। उत्तर भारत में कई शक्तियां उभरने लगी। इसी समय आते हैं हुड़। इसमें सबसे प्रसिद्ध था मिहिर कुल। उसकी राजधानी थी साकला, सियालकोट। ओके। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों हर्षवर्धन का उदय। अब 7वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राजा आया, हर्षवर्धन। यह संबंधित था पुष्पभूति वंश से। उसने राजधानी बनाई कन्नौज को। अब दोस्तों देखिए हर्ष और साहित्य की बात करते हैं तो हर्ष स्वयं साहित्यकार था। उसने लिखे नगानंद और रत्नावली और प्रियदर्शिका। उसके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने लिखा हर्षचरित। चीनी यात्री की बात करें तो हर्ष के समय में आया था ह्वेंग सांग। उसने भारत का वर्णन किया। इत सिंह की यात्रा की बात करें तो यह एक चीनी यात्री था। इत सिंह वह समुद्री मार्ग से भारत आया। वह पहुंचा ताम्रलिप्ति, जहां उसने 3 वर्ष रहकर संस्कृत सीखी। अब हम हर्ष के बाद का भारत की बात करें तो 667 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु हुई। उसके बाद उसका साम्राज्य टूट गया। कई शक्तियां उभरने लगी। उसे कहा गया राजपूत काल। ओके। अब हम लोग देखते हैं कन्नौज का संघर्ष। देखिए कन्नौज पर अधिकार के लिए 3 शक्तियों ने संघर्ष किया, गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। इसे कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। अगर हम राष्ट्रकूट की बात करें तो गुप्तों के बाद दक्कन के क्षेत्र में शक्ति बनी राष्ट्रकूट की। पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष की बात करें तो देखिए भारत दक्षिण भारत में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया। इसकी जानकारी मिलती है एहोल शिलालेख से। इसे लिखा रवि कीर्ति ने। ओके। दोस्तों अब 1 मिनट में सुपर रिवीजन करते हैं इस चैप्टर का। देखिए गुप्त राजधानी थी पाटलिपुत्र। वास्तविक संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम। भारत का नेपोलियन जिसे कहा जाता है वो समुद्रगुप्त कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो इसके लेखक थे हमारे हरिश्रेण। वीणा बजाने वाला समुद्रगुप्त। विक्रमादित्य की उपाधि जो ली थी उसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली थी। शक विजय जिसने किया वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। नालंदा का स्थापना जो था वो कुमारगुप्त प्रथम थे। स्वर्ण युग जो था वो गुप्त काल। और हर्ष का वंश जो था वो कुशभूति था। हर्ष के कवि थे वो बाणभट्ट थे। ह्वेंग सांग हर्ष के समय आया था।
सिंह जो था वो ताम्र लिपि में आया था। कन्नौज संघर्ष, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो दोस्तों यहाँ हमारा समाप्त होता है गुप्त और गुप्तोत्तर काल। तो दोस्तों कल हम लोग मिलते हैं प्राचीन भारत के न्यू टॉपिक के साथ। ये वीडियो आप लोग को कैसे लगी? दोस्तों अगर आप ये सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके उसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन थोड़ा मिलता है। अगर आप कमेंट भी करते हो तो उससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है। आई होप आप लोग को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा कहानी के माध्यम से जो आप लोग पढ़ रहे हो पीवाईक्यू। काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा और काफ़ी चीज़ें आप लोग को याद होती चल रही होंगी। तो दोस्तों मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।